अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। हमारी भी ना सिर्फ खैरियत है बल्कि आज जो है वो सुबह सुबह सबका मूड भी बहुत अच्छा है, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि सब लोगों को भूख लग रही है तो कुछ ना कुछ यहाँ मंगवा के खाएँ। और जब कुछ खाने की बात होती है ना तो पता नहीं क्यों अंदर से अजीब सी खुशी होती है। दरअसल पाकिस्तानियों का कोई और मशगला तो है नहीं। हमें अगर कुछ सेलिब्रेट करना होता है हम कहते हैं कि कुछ अच्छा सा खाने चलते हैं। जब फ्राइडे वाला दिन होता है हम एक्सपेक्ट करते हैं घर में भी जुम्मे को कुछ अच्छा सा बने। यूजली लोगों के कोई चावल वाली डिश या बिरयानी या पुलाव पकता है। इसी तरह कभी खुदा न खास से सोग हो जाए तो उधर भी हम खाना पूछते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। तो खाना जो है वो हमारा ओढ़ना बिछोना, उठना जागना, खुशियाँ हमारी, गमी हमारी, सब में हमारा खाना बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। एक और बात मेरे जहन में आ रही थी कि अगर मैं पूछूं आपसे कि आप दुनिया में सबसे ज़्यादा किस चीज़ से या किस शख्स से प्यार करते हैं, तो अगर आप बहुत सच्चाई पर मबनी जवाब देंगे तो वो आप खुद होंगे। हम यूजुअली बहुत सेल्फिश होते हैं अपने लिए। और अगर आप कोई शख्स की बात करें तो यूजुअली हमारी औलाद होती है। स्पाउस को हम इतना सीरियस नहीं लेते हैं, लेकिन यूजुअली हमारी औलाद होती है। लेकिन हमें गलती करते हैं इसमें। वैसे तो हम इतने इम्पॉर्टेंट दो लोग, एक मेरा अपना आप और मेरे बच्चे, ये दो लोग मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो हम वैसे तो बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां करके अपने साथ और बच्चों के साथ नुकसान कर रहे होते हैं, मगर एक बहुत बड़ी गलती है जो हम सारे वालिदैन करते हैं। वालिदैन नहीं, हम ख़ुद भी अपने साथ भी बहुत ज़्यादा ही करते हैं। वो ये कि हम अपने आप को या अपने बच्चों को दूसरों से कंपेयर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके बच्चे और आपके भाई के बच्चे सेम एज ग्रुप के हैं तो आप चाहते हैं कि जितने अच्छे मार्क्स किसी भी सब्जेक्ट में आपके भाई के बच्चों के आए तो आपके बच्चों के भी आने चाहिए। अगर आपके भाई के बच्चे जो हैं, आपकी भाई की बेटी ने जल्दी खाना पकाना सीख लिया तो आप अपनी बेटी के पीछे लग जाएंगे कि तुम अभी तक बैठी रहती हो, तुम किचन में नहीं गई। या आप अपने लिए सोचते हैं कि यार देखो, मैंने जो है वो इंजीनियरिंग इस साल में की थी और आज मेरा जो दोस्त मेरे साथ पढ़ रहा था वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, मैं कहाँ रह गया। आप सारा वक्त जाने अनजाने में अपने आप को और अपने बच्चों को सबकॉन्शियसली या ना जानते हुए कंपेयर करते रहते हैं। इसका नुकसान है कि फिर जो हमारे पास होता है ना, हम उसे भी सेलिब्रेट नहीं कर पाते, या जो अल्लाह ने हमें खुशी दी है वो हम उस तरह से उसका हक नहीं अदा कर पाते। मे बी आपका बच्चा मैथ में वीक है, लेकिन हो सकता है कि वो बहुत अच्छा ड्रामर हो या गिटारिस्ट हो या आर्टिस्ट हो। इसी तरह हो सकता है कि आप शायद अपने इंजीनियर, जो भी आपका दोस्त था, उसकी तरह आप लाखों में सैलरी नहीं ले रहे। आप हो सकता है कि 50-60 हज़ार कमा रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको कोई और किसी और चीज़ से नवाजा है। शायद उसके घर में कोई ऐसी बीमारी है जो आपके घर में नहीं है, जो आपको पता नहीं है। करने वाला क्या काम है कि आप ये सोचिए, बल्कि आप अपने आप को आज से इस बात को अपने आप को बावर कराइए और अब इस बात पे यकीन रखिए कि अल्लाह ताला ने आपको एक किसी और जर्नी के लिए पैदा किया और दूसरे शख्स को किसी और जर्नी के लिए पैदा किया। हम सब का सफ़र अलग है, मंजिल अलग है, हमारा जो ज़िंदगी में यहाँ इस दुनिया में भेजने की वजह अलग है। तो दो लोग फिर एक जैसे कैसे हो सकते हैं? किसी शख्स को देख के हम सोचते हैं ना, रश करते हैं कि क्या बात है यार, डिफेंस में इतना बड़ा घर बना लिया, मैं आज भी बाइकों पे जो है वो या बसों के धक्के खा रहा हूँ। आपको नहीं पता कि उसकी ज़िंदगी के चैलेंजेस क्या हैं या अल्लाह ताला को आपसे क्या काम लेना है। तो आज जो भी हमारा वक्त गुजर रहा है, जो भी जिन लोगों से हम मिल रहे हैं, जिन परेशानियों से गुजर रहे हैं, अल्लाह ताला ने हमें किसी बहुत बड़े काम के लिए तैयार करना है, इसलिए वी आर गोइंग थ्रू ऑल दिस। इसी तरह आज आपका बच्चा जो आपको लगता है कि मैथ में वीक है या फ़िज़िक्स अच्छी नहीं पढ़ रहा, हो सकता है वो पूरी दुनिया में इस्लाम का पैगाम पहुंचाए। वो बहुत अच्छा मुफक्कर हो सकता है, वो बहुत अच्छा स्पीकर हो सकता है। प्लीज़ अपनी उन चीज़ों को सेलिब्रेट करें जो अल्लाह ताला ने आपको दी हैं, और उनको मत देखिए जो आपके भाई के बच्चों को दिया है या आपके बहन के फैमिली में जो है। क्योंकि जब तक आप उस चीज़ से खुश नहीं होंगे या उन चीज़ों से खुश नहीं होंगे जो आपके बोल में है, जो आपके प्याले में, आपकी झोली में अल्लाह ने डाली है, आप कभी भी अल्लाह ताला की उन रहमतों का हक़ अदा नहीं कर सकते। तो जनाब, आज से हम ये अहद करते हैं कि हम नहीं अपने आप को कंपेयर करेंगे, ना बच्चों को कंपेयर करेंगे किसी से भी, क्योंकि हम किसी और ढंग से ज़िंदगी गुजारने के लिए पैदा हुए, क्योंकि हमारा पर्पस, हमारी ज़िंदगी की दुनिया में भेजे जाने की वजह अलग है। इसी तौर पे मैं ले रही हूँ एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम जाएंगे न्यूज़ रूम में। राजिया से जानेंगे कि दुनिया भर में कौन सी ऐसी दिलचस्प चीज़ें हैं जिनका हमें पता होना चाहिए। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हम चलेंगे न्यूज़ रूम की जानिब। वहाँ पे राजिया मौजूद हैं और वो हमारे लिए लाई हैं कुछ दुनिया भर से दिलचस्प मालूमात। तो मिलते हैं राजिया से और जानते हैं दुनिया भर के बारे में। थैंक यू सो मच महावश। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ दुनिया भर से इंटरेस्टिंग न्यूज़। तो बढ़ते हैं अपनी पहली न्यूज़ की जानिब। क्या हो कि अगर आपके घर में एक साथ 200 लोग रहते हों, वो भी मिलजुल कर इत्तेफाक के साथ, क्या आप इस बात पर यकीन कर सकते हैं? यकीनन मुश्किल होगा क्योंकि हमारी सोसाइटी में तो ऐसा होता हमें पॉसिबल नज़र नहीं आता, लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में एक ऐसा ही ख़ानदान ज़रूर मौजूद है जहां एक ही छत के नीचे, ये जी हाँ, एक ही छत के नीचे 200 लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। भारत के शहर बिकतावंग नामे एक गांव में एक ऐसा ख़ानदान मशहूर है जहां पर एक घर के अंदर 200 लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। इस घर के सरबराह पोज़्यूना की 38 वाइफ्स थी। काफ़ी अनोखी बात है क्योंकि यहाँ पे तो हमारे इस्लाम में 4 शादियाँ जायज़ है, लेकिन वो भी निभाना बहुत मुश्किल होता है और एक साथ तो हमने नहीं देखा कि कहीं 4 बीवियाँ एक साथ रहती हों, लेकिन इस घर में 38 वाइफ्स एक साथ रहती हैं और उनकी 89 नवासियाँ और 36 पोते पोतियाँ हैं। तो यूँ कुल मिलाकर इस घर के 199 अफराद बनते हैं। और सबसे हैरानकुन और मज़ेदार बात यहाँ ये है कि ये सब लोग अपने सारे काम एक साथ मिलजुल कर करते हैं, चाहे वो इनका बिजनेस हो, चाहे वो इनका खाना पकाना हो। मतलब सब काम जो है इन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ डिवाइड करके रखे हैं और इस तरीके से एक साथ मिलजुल कर हंसी खुशी रहते हैं, जो कि यकीनन हम सब के लिए एक लेसन भी है। हमें सीखना चाहिए कि अगर हम एक साथ मिलजुल कर रहना चाहें इत्तेफाक के साथ, तो यकीनन ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है। इसी के साथ ही बढ़ते हैं अपनी अगली इंटरेस्टिंग स्टोरी की जानिब। क्या हो जब हमें भूख लगती है तो हम क्या करते हैं? खाना ढूंढते हैं, खाना खाते हैं, लेकिन यहाँ तो जानवर भी खाना खाने के लिए कुछ भी करते हैं। ऐसी ही एक सोशल मीडिया पर वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है जिसमें ऑक्टोपस केकड़े की नकल कर रहा है। जी हाँ, ऑक्टोपस, क्योंकि ऑक्टोपस के पास तो टांगे नहीं होती हैं लेकिन केकड़े की 4 टांगे होती हैं। तो इस वीडियो में देखा जा सकता है, जैसे कि अभी आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, कि कैसे ऑक्टोपस अपने शिकार पर हमला कर देता है 2 टांगों पर चलकर, जिस पर सोशल मीडिया सार्फिन की तरफ से काफ़ी दिलचस्प कमेंट्स भी सुनने को हमें मिल रहे हैं। कोई कह रहा है कि इस किस्म का ऑक्टोपस उन्होंने पहली बार देखा है, कि केकड़े की नकल क्यों कर रहा है। वैसे आपके क्या कमेंट्स हैं इस बारे में, हमें ज़रूर आगाह कीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ ही बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की जानिब। आजकल साउथ कोरिया काफ़ी फेमस हो रहा है। उसकी मकबूलियत की वजह के पॉप और के ड्रामे हैं। वैसे पहले इसे सैमसंग और एलजी जैसी मशहूर कंपनियों के लिए जाना जाता था, मगर आजकल इसकी मकबूलियत की वजह तब्दील हो रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साउथ कोरिया एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री भी है और पूरी दुनिया से लोग सयाहत के लिए यहाँ आते भी हैं। इसी बारे में मैं आपको एक साउथ कोरिया के बहुत ही अनोखे दरख्त के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसका नाम बांगजे रिकिंगो नामी ये दरख्त है, जो कि तकरीबन 860 साल पुराना दरख्त है। 1000 साल इस पुराने दरख्त की शाखें जो हैं वो काफ़ी दूर दूर तक फैली हुई हैं और इसकी खूबसूरती जो है वो इन्हेंस हो जाती है ख़िज़ा के मौसम में। और आजकल तो वैसे भी फॉल का सीज़न चल रहा है और पूरी दुनिया से लोग इसका नज़ारा देखने के लिए आते हैं। इस तरह की एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब कोविड-19 का दौर चल रहा था, जब हम सब लॉकडाउन में अपने घरों में कैद थे, तब इस दरख्त ने जो है साउथ कोरिया के बहुत से लोगों को मिलाने का काम भी किया। जी हाँ, बहुत सारी फैमिलीज़ जो हैं इस दरख्त के नीचे जमा होती थी और एक दूसरे से मिलती जुलती थी, क्योंकि उस टाइम पे रेस्टोरेंट्स और ऑब्वियसली बाकी सारी चीज़ें तो बंद थी, तो ये उनके मिलने का वाहिद पॉइंट भी होता था। और इस दरख्त की खूबसूरती जो है वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा बेमिसाल है। अगर आपका भी साउथ कोरिया जाना हो तो ज़रूर इस दरख्त को देखने जाएं। इसी के साथ ही बढ़ते हैं हम अपनी अगली स्टोरी की जानिब, जो कि है अक्सर लोगों को हमने देखा है कि चांद पर जाने की ख्वाहिश होती है, लेकिन ऐसे लोग भी दुनिया में कम नहीं हैं जिन्हें हमारी ज़मीन से करोड़ों मील दूर सैयारे मार्स पर जाने की ख्वाहिश है। वैसे साइंटिस्ट तो इस पर तजुर्बात कर ही रहे हैं कि मार्स पर आया ज़िंदगी के कोई असरात हैं या नहीं, वहाँ पर पानी के कोई असरात हैं या नहीं। जहाँ हमारे साइंटिस्ट की ये खोज जारी है, वहीं ज़मीन पर भी एक मार्स बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। जी हाँ, सऊदी अरब में मार्स की तर्ज पर एक शहर बनाने का प्लान बनाया गया है, जिस पर कितना अमल दरामद होता है ये तो हम देखेंगे, लेकिन $5 बिलियन की कीमत से तैयार किए गए इस शहर में बहुत ही, मेरे ख्याल से बहुत ही अनोखी बात है कि यहाँ कितनी ब्यूटीफुल एक प्लैनेट बनाया जाएगा। AI टेक्नोलॉजी की बात हम करें, जब से आई है हम सबकी लाइफ आसान कर दी और रोज़ रोज़ हम देखते हैं कि AI की हमें नई नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि AI से क्रिएटेड एक फिटनेस मॉडल इंस्टाग्राम पर काफ़ी मशहूर हो रही हैं,
जिनकी फॉलोइंग जो है वो 10,000 से ज़्यादा हो चुकी है और वो लोगों को अपनी पिक्चर से इंस्पायर करती हैं। वैसे पहले हम देखते थे कि फ़िटनेस मॉडल जो हैं वो लोग होते थे और वो लोगों को बहुत इंस्पायर करते थे, लेकिन मेरे ख्याल से अब लोगों की ज़रूरत नहीं रही है। हम एआई टेक्नोलॉजी पे ही इतने डिपेंडेंट होते जा रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हर चीज़ में, हमारी डेली के हर लाइफ में जो है एआई इन्वॉल्व हो। तो इसी तरीके से एक मॉडल जो है वो काफ़ी मशहूर हो रही है और इनकी इनकम की बात करें तो ये माहाना $4,000 से भी ज़्यादा कमाती हैं, जो कि वाकई में एक हैरानकुन बात है। यानी जो चीज़ रियलिटी में है ही नहीं, वो इतना सारा पैसा कमा रही है। इसी के साथ ही आज की इंटरेस्टिंग न्यूज़ यहीं तक थी। मैं आपसे कल मिलूंगी और कुछ नई दिलचस्प और मज़ेदार खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओवर टू यू महावश। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब आप देख रहे हैं कि न्यूज़ रूम से डायरेक्ट हम पहुंचे हैं शेफ़ साइमा के किचन में। और शेफ़ साइमा के किचन में आज जो सब्ज़ी बन रही है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है लोगों के निगलने के लिए भी और ये लोगों के सोचने के लिए भी कि इस सब्ज़ी का करें क्या, बनाएं क्या। तो साइमा अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो सब्ज़ी है आपको मैंने कहा कि थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, वो क्या है? आज हम बनाने जा रहे हैं दही वाले बैगन। और क्या कहते हैं, इस वक्त यहाँ जितने लोगों के भी चेहरे पे मुस्कुराहटें हैं ना, वो मदम होती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि जैसे ही पता चला है कि हम बैगन बनाने जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ माविश, ये दही वाले बैगन कोई इतनी ज़बरदस्त मज़ेदार डिश है कि जब आप लोग इसको घर पे बनाएंगे और खाएंगे तो आई एम श्योर आप लोग भी इतना ही इंजॉय करेंगे कि जितना मैं इसको घर पे बनाती हूँ और सर्व करती हूँ। सही। इस पे मुझे एक बात याद आई, हमारी जानने वाली थी वो बैगन को बेगुन कहा करती थी। बेगुन हाँ, सही बात है। सही नहीं पका होता तो उसमें हल्की सी कड़वाहट आती है जी। और दूसरी बात ये माविश के आज जो हम बाद में इसके फ़वाइद भी बताएंगे लोगों को, तो फिर वो लोग जो बैगनों से भागते हैं, कह रहे हैं। हाँ, वो इसके जो है ना गुन गाने लग जाएंगे फिर, ठीक है ना। तो ये जो डिश है आप इसको बनाकर साइड डिश के तौर पर अपने घरों में दावतों पे भी सर्व कर सकते हैं। मैं जब घर में यूजुअली बड़ी दावतें कर रही होती हूँ तो उसमें मैं ये डिश ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि मेरे जितने भी फैमिली वाले बच्चे हैं वो फरमाइश करते हैं कि इसको आप बनाएं। मतलब गोश्त एक तरफ रह जाता है और ये डिश एक तरफ। इतनी आउटस्टैंडिंग डिश है और वाकई में मैंने ये ख़ुद भी नोटिस किया है कि लोग इसको ज़रा अच्छे से ले लेते हैं गोश्त से ज़्यादा। स्पेशली जैसे हम बकरा ईद वगैरह की अगर बात कर रहे हैं तो उस वक्त गोश्त इतना आप खा रहे होते हैं कि लोगों को होता है कि हमारे पास कोई ऐसी डिश हो ठंडी लाइट हो। तो ये बहुत ज़बरदस्त डिश है उसके हिसाब से। चलें, ज़बरदस्त। वैसे तो बकरा ईद चली गई, लेकिन आप वैसे ही अपनी दावतों में रख सकते हैं। बिल्कुल रख सकते हैं। और बैगनों को गुन वाले कैसे बनाने आज शेफ़ साइमा सिखा रही हैं। वो मैं सिखाऊंगी। ये बताइए कि आपको बैगन कितना पसंद है? मैं तो बहुत अच्छी अल्लाह की बंदी हूँ, मैं सब खा लेती हूँ। हमारे यहाँ भुजिया यूजुअली बनती है। अच्छा, तो आलू के साथ? नहीं, आलू के साथ। आलू का टेस्ट सादा बैगन, एक बैगन फ्राई होता है। बैगन को आपने जला लिया उसके ऊपर, फिर उसका गूदा निकाल लिया। यस, भरता जी। और फिर टमाटरों और दही के साथ बड़ी मज़ेदार बनती है वो। तो एंड आई रियली लाइक इट एंड एवरीवन लाइक्स इट इन माय फैमिली। मतलब बैगन का जो सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ है वो यही भरते वाली चीज़ है, जो इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान तीनों जगह पे काफ़ी शौक से, चाहे उसको रोस्ट कर लो तवे पे, बहुत स्मोकी एक फ्लेवर आता है, बहुत ज़बरदस्त। और उसको आप खाली दाल चावल के साथ भी खाएं। अच्छा, आप तो शायद कुक करती होंगी उसको ऑयल में, भरते को, वो उसके गूदे को कुक करके पकाते हैं? हाँ, प्रॉपर्ली। अच्छा, मेरे घर पे वो इस तरीके से खाया जाता है कि आपने सादा रोस्ट कर लिया और उसको ऐसे ही प्याले में वो करके ना मैश करके नमक, काले मिर्च, प्याज चॉप हुई हुई और हरी मिर्च डालकर और उसको फिर आप सर्व करें। वो भी बहुत अच्छा रहता है जी, आप ट्राई कीजिएगा। मैं बिल्कुल ट्राई करूँगी। और आलू बैगन भी लोगों के घरों में ज़्यादातर आलू बैगन बन रहे होते हैं, तो लेकिन आलू बैगनों में कुछ मज़ा उस तरह नहीं आता जितना ये भरते में आता है। हाँ, ये बिल्कुल बात आप सही कह रहे हैं। दोनों के थोड़े से मेरे ख्याल है वही बात है, उसमें एक स्मोकी फ्लेवर आ जाता है, इसमें ये है कि आप। और दूसरा हमारे यहाँ ये भी बनता है, तो दही वाले बैगन। दही वाले भी, मगर बहुत रेयरिटी है। अच्छा, जैसे कोई
वही कोई दावत में बन गया। हाँ, दावत की और ये मुझे बहुत स्पेशलिटी पसंद भी है क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा बन रहे होते हैं ना, ज़्यादा लोग हों तो उसमें फिर बनाने में भी मज़ा आता है। आप एक बैगन का तो नहीं बनाएंगे ना, तो ये चीज़ें जब ज़्यादा घर में लोग मौजूद हों तो सर्व करने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग भी है। और ज़रा सा हम इस वक्त मैं यहाँ नाजरीन को जो हूँ थोड़ा प्रोसेस करके बता दूँगी कि इसकी प्रोसेस में आपने क्या वो करना है, ध्यान रखना है ख़ास तौर पे। जी, अभी हम इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं महाविश। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 किलो दही। ठीक है, अगर आप इस डिश में टेट्रा पैक दही यूज़ करें तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ी सी वो स्वीटेंड होती है, आप स्वीटेंड वाला ले लें, उससे बहुत, मैंने जो प्रैक्टिकल करके देखा, एक्सपेरिमेंट अपने घर में किया, उससे जो बाज़ार की दही है उसमें थोड़ी खटास ज़्यादा होती है तो वो मज़ा नहीं आता इस डिश में। मुझे लगता है कि थोड़ा सा मिठास वाली दही ले ली जाए, और क्रीमी दही जितनी होगी उतना ही अच्छे ये डिश बनेगी, इसका आउटपुट उतना ही अच्छा होगा। तो क्रीमी दही के लिए ज़रूरी है कि आप टेट्रा पैक ले लें, और अगर आप टेट्रा पैक नहीं ले सकते हैं तो आप सादी बाज़ार की दही लेकर उसमें मतलब वो थिक वाली लें। दही वाले को बोलें कि गाढ़ी दही दे, और उसमें आप थोड़ी सी 1 टीस्पून या 2 टीस्पून के बराबर चीनी शामिल कर लें, शक्कर शामिल करके इसको आप फेंट के रख लें। अच्छा, दही में कोई और चीज़ नहीं जाएगी। यहाँ मैंने इस वक्त रेसिपी के हिसाब से 1 किलो दही ले लिया है। यहाँ मैंने 3 बैगन लिए हैं जिसको मैंने बारीक स्लाइस कर लिया है। आप ये देख सकते हैं बारीक ऐसे आपने स्लाइस कर लेना है। ऑयल जाएगा हस्बे ज़रूरत। फिर इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून के बराबर अदरक लहसुन का पेस्ट। फिर इसमें जाएगा, यहाँ पे मैं ड्राई स्पाइसेस की तरफ आ जाती हूँ। हम शामिल करेंगे इसमें 1 टेबल स्पून के बराबर लाल मिर्ची का पाउडर। 1 टेबल स्पून के बराबर ही इसमें जाएगा कुटी हुई लाल मिर्च। आप चाहें तो आप मिर्चें अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आप 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं टेबल स्पून के बजाय। फिर इसमें 1 टेबल स्पून चाट का मसाला लिया मैंने यहाँ। 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर लिया है। 1 टेबल स्पून ही मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर लिया है। 1 टेबल स्पून के बराबर मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर लिया है, और 1/4 टीस्पून के बराबर गरम मसाला लिया है। फिर हम इसके तड़के की तरफ आ जाते हैं। तड़के में जो अज्जा जाएंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे 3 से 4 साबुत लाल मिर्चें ले ली हैं, 1 टेबल स्पून के बराबर ज़ीरा है, और चंद कड़ी पत्ते हैं। अब ये जो डिश है माविश, इसको हम 3 स्टेप में डिवाइड करते हैं। ठीक है, नंबर 1 स्टेप में हम लोग ये करेंगे कि पहले अपने पैन में ऑयल गरम करके आपने जो है वो फ्राई कर लेने हैं बैगन। हाँ जी, शैलो फ्राई करने हैं बैगन। गोल्डन ब्राउन होने पे आप इसको एक प्लेट में निकाल लें, साइड पे रख लें। फिर हमने अपना दूसरा पैन यहाँ रखा हुआ है। यहाँ पर हम नाजरीन को दिखा भी देते हैं, हमारे पास टाइम है। हाँ, ठीक है, ऑन कर देती मैं। हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे थोड़ा। माविश, मुझे 1 चम्मच डोई आने और थोड़ा पानी भी चाहिए होगा। ठीक है, आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको दे दूँगी। अच्छा, अब यहाँ पे हम ये करने जा रहे हैं कि थोड़ा हमारा ऑयल 2 से 3 टेबल स्पून मैंने इस वक्त ऑयल लिया है। ये जब गर्म होने लग जाए हम इसका मसाला रेडी करेंगे बैगनों का। बैगन आपने फ्राई कर लिए, वो अलग रख लिए। मैं इस वक्त यहाँ सामने फ्राई नहीं करके दिखाऊंगी। मैं पहले मसाला बना लेती हूँ, क्योंकि मसाले पर लोग ज़रा सा समझ नहीं पाते और मसाला जला देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इसमें जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म होगा, मैं इसमें अपना अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूँगी। ठीक है माविश, और आप थोड़ा सा पीछे ही रहिएगा। हाँ, मैं चलाती हूँ। जी, आप रखें, मैं पीछे हो जाऊँ अपने कपड़े का। जी, ज़रा सा आप पीछे हो जाइए, क्योंकि ये उड़ कर आएगा। सही है। हल्का सा जब ये फ्राई हो जाए बैगन, आप पानी रेडी रखिएगा माविश। मेरा ख्याल है 1 कप में मुझे प्लीज़ दे देंगे, पीछे वाले वो ग्रीन जग में दे दीजिए, क्योंकि इतना बड़ा। अच्छा, अब मैं इसमें सारे अपने ड्राई स्पाइसेस डाल दूँगी, लेकिन बघार के स्पाइसेस नहीं शामिल करूँगी। सिर्फ ये सारे ड्राई स्पाइसेस इसमें जाएंगे। थैंक यू माविश। अच्छा, ये थोड़ा सा फ्राई हो जाए और इसकी खुशबू आने लगे।
याद रखें हमने मसाला जलाना नहीं है, हमने इसको भूनना है बहुत अच्छे से, और यही इसका गेम है इस पूरी डिश का, ठीक है। 5 to 7 मिनट्स लगेंगे। अच्छा, अब मैंने इसमें पानी डाल दिया है। अब मैं अपने सारे ड्राई स्पाइसेस, मसाला जात जो मैंने बताए थे, चलाती रहती हूँ, ठीक है, लगेगा ना, आप चलाएं प्लीज़। पानी थोड़ा और डाल दें क्या? अभी नहीं डालें, देखिए मैंने हल्का थोड़ा सा चूल्हा हल्का और कर देते हैं। कर देती हूँ। अच्छा जनाब, इसमें हम डालने जा रहे हैं, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, 1/4 गरम मसाला पाउडर आ गया, 1/4 टीस्पून, 1 टेबलस्पून हमारे पास ज़ीरा पाउडर आ गया, 1 टेबलस्पून के बराबर ही हल्दी पाउडर आ गया, और धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून हमने धनिया पाउडर लिया है यहाँ पे, 1/2 टीस्पून हमने हल्दी पाउडर लिया है। इसमें थोड़ा पानी शामिल करेंगे ताकि ये जले नहीं जी। और फिर ही हमने चाट मसाला भी इसमें शामिल कर देना है, लाल मिर्चें दोनों जी। और नमक के लिए हम इस्तेमाल यहाँ इस वक्त करेंगे, कल ये डॉक्टर वजाहत ने हमें हमारे किचन को गिफ्ट किया है पिंक सॉल्ट, तो वो आज हम ज़रूर इसमें शामिल करेंगे। अवश्य आप प्लीज़ वहाँ रख दें, थैंक यू। और थोड़ा इसमें पानी और शामिल करेंगे, मुझे अच्छा ये थोड़ा थोड़ा पानी देख देख के हम अपने हिसाब से करते रहेंगे ना, बस ये जलाना नहीं है। जलाना नहीं है, आपने इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट पकाना है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करें, और पानी ऐड कर कर इसको आपने चलाते रहना है, यहीं खड़े होकर कहीं इधर उधर नहीं जाइएगा, वरना ये जल जाएगा फ़ौरन मसाला, और फिर हमारी डिश तैयार नहीं हो सकेगी अच्छे से। अब आप यहाँ देख सकती हैं इसमें ऑयल आना ऑलरेडी शुरू हो गया है, ठीक है। तो हल्की आंच पे इसको आप भूनते जाएं, थोड़ा थोड़ा पानी डालें, भूनते जाएं इस हद तक कि मसाला आपका रेडी गाढ़ा सा हो जाए, कच्चापन भी ख़त्म हो जाए, आपको खुद ही एहसास हो जाएगा और ऑयल ऊपर आ जाएगा। जब वैसे ऑलरेडी ऊपर जी, ऑयल जैसे ही ऊपर आएगा तो आपने इसको बंद कर देना है। और अब आपने आपके पास आपके बैगन तैयार हैं, फ्राई हुए हुए, मसाला रेडी हो गया है, दही यहाँ हमने प्याले में फेंट लिया है, ठीक है। तो फिर अब हम लेयर्स लगाना शुरू करेंगे इसकी। मैं आपको मेथड बता देती हूँ। लेयर्स के लिए आपने एक डिश लेनी है, और डिश में आपने सबसे पहले नीचे थोड़ा मसाला डालना है, उसको फैला देना है, फिर उसके ऊपर आपने बैगन की लेयर लगानी है। बेसिकली ये बैगनों की बिरयानी तैयार हो रही है, ठीक है। उसके बाद ही ऊपर उसके बैगन के ऊपर फिर आप थोड़ा मसाला स्प्रेड करिएगा, थोड़ा थोड़ा डालते जाएं। फिर आपने दही की लेयर डालनी है, उसको फैला देना है। फिर हम बैगन की लेयर शामिल करेंगे, दोबारा बैगन की लेयर शामिल करने के बाद ऊपर से फिर मसाला उस पर डालेंगे, और फिर हम दही डालेंगे। इस तरीके से आपकी जितनी लेयर्स आप चाहते हैं आप अपनी डिश में लगाएं, और आखिर में इसको बघार लगा के सर्व करना है, जो बघार के अज्जा हमने शुरू में बताए थे। क्या ऐसा हो सकता है कि आप ये फ्राई करके बैगन रखें और ये मसाला भी बना के रखें और हमारे सामने ले? बिल्कुल कर लेंगे माविश, ऐसे ये कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। आप अगर ब्रेक लेना चाह रही हैं तो आप ब्रेक लें, क्योंकि ये मसाला यहाँ रेडी है। अच्छा, हम एक काम कर रहे हैं, ब्रेक ले रहे हैं और वापस किचन में आ रहे हैं, हमारे सामने फ्राई भी कर लीजिए बैगन। फ्राई मैं आपके सामने नहीं कर सकूंगी क्योंकि बहुत पानी है, मुझे अभी ज़रा इसको नहीं, हम थोड़ा सा चाह रहे हैं कि वो दिखाएं। अच्छा सही है, ठीक है, ओके सही है। आप आए, हम ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद आप फ्राइंग की रेडी। सही है, ठीक। चलें जी, हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ऑलरेडी बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है इस मसाले की। इस ब्रेक के बाद आते हैं, फिर देखते हैं साइमा आगे इस बैगनों को कैसे गुन वाला बनाती है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और साइमा के जो बैगन है वो बन रहे हैं, और मेरे हाथ में आ चुका है गर्मा गर्म कप चाय का। जी जनाब यारी साइमा, अब आप क्या सिखा रही हैं? मैं ये तो बहुत अच्छे से तैयार हो गया, खुशबू आ रही है, कच्चापन भी निकल गया। गए थे तो हम लोग इसमें इसको उसी वक्त में भी भूनती रही थी, और अब मैंने यहाँ पे एक पैन में, अलग पैन में ऑयल डाल दिया है ताकि हम इसमें अपने बैगन के स्लाइसेस फ्राई कर सकें। इसका चूल्हा बंद करना? बंद कर दीजिए अभी, क्योंकि फिर ध्यान जल जाएगा जी। तो अब मैं ये मेरा ख्याल है बिल्कुल सही गर्म हो चुका है। साइमा, इस मसाले से हम दूसरी सब्जियां भी बना सकते हैं, ऐसे अगर इसी में हम कोई और, क्योंकि मसाला तो बड़ा दिखने में भी अच्छा लग रहा है, खुशबू ये थोड़ा सा तेज़ मसाला होगा जी। फिर आपको थोड़ा सा उसमें
स्पाइसेस एडजस्ट करने होंगे। आप इसमें ग्रीन बीन्स बना सकती हैं, फ्रेंच बीन्स, वो बहुत अच्छी लगेंगी इसके साथ, इस मसाले के साथ। तो ये हम डालते जा रहे हैं। और पानी ऐसा है इसमें और पानी है, इसीलिए एक इसकी टिप है कि अगर आपके पास डबल रोटी या रोटी हो ना तो आप इसमें, पता है बात? नहीं, ये मुझे नहीं पता। अरे वाह, आज मैं एक और टिप देने वाली हूँ। अगर पानी हो आपके, मैं जरा सुकरात बन के बताती हूँ। अगर आपके तेल में पानी है और जोर जोर से वो एहतजाज कर रहा है तो आपने डबल रोटी का एक टुकड़ा लेके अंदर डाल देंगे तो सारा पानी जस्ट कर लेंगे। जब वो डबल रोटी का टुकड़ा सारा पानी जस्ट कर लेगा और आपका तेल जो है वो आपके साथ लड़ाई करना बंद कर देगा। हाँ, हमारी एक और दोस्त भी अभी आ गई है। दोस्त आ गई है मॉर्निंग शो को अटेंड करने के लिए। मैं सोच रही हूँ उसको परमानेंट पार्ट बना लूँ, पूछ लिया करूँ सुबह सुबह के। बिल्कुल। अच्छा, वो दोस्त की आवाज़ आ रही है मगर दोस्त नज़र नहीं आ रही। उसको जैसी खुशबू आती है ना खाने की, वो भागकर फिर यहाँ आ जाती हैं। अभी अंदर भी आएंगी, आप फिक्र नहीं करें माविश। अच्छा माविश, यहाँ देखें, हमने यहाँ पर इसको अब जो है मैं टर्न करना भी शुरू करूँगी। मुझे अगर यहाँ एक कोई फोक है। ओह वाह, ये देखिए साइमा, बैगन पे कैलीग्राफी हुई हुई है। हाँ, कुछ लिखा हुआ है, ये JUC लिखा हुआ है। मैं, अच्छा यही मैं भी अभी बात करने वाली थी। हाँ, ये देखिए CBC NYC भी लिखा है, तो हमारा जो CBC है वो NYC के टक्कर का है। बहुत ज़बरदस्त है इसके, बड़ी अच्छी डिजाइनिंग है भाई बैगन की। जैसे अल्लाह ताला की कारीगरी देखें आप कोई भी चीज़ उठा लें उसमें इतनी खूबसूरती है। बिल्कुल बिल्कुल। और हम कितने अहमक हैं या कितने नालायक हैं या प्रॉब्ली इतने खुश नसीब नहीं है कि हम इन चीज़ों को ना नोटिस करते हैं ना उनको एंजॉय करते हैं। पता है, अगर आप छोटी छोटी चीज़ें ज़िंदगी में एंजॉय करने लग जाएं तो आपको बड़ी बड़ी खुशियों का आप इंतज़ार नहीं करेंगे। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं माविश। आप एक अनार को ही देख लें ना, अब अनार का सीज़न आया हुआ है। जब हम अनार को छील रहे होते हैं तो उसमें भी एक पूरी दुनिया ही शामिल है ना। और जो अनार का दाना होता है कितना खूबसूरत होता है। इट्स लाइक बिल्कुल जैसे कोई स्टोन हो, प्रेशर स्टोन या पर्ल। पिछले दिनों ना मैं एक ट्रेनिंग करवा रही थी, माइंडसेट पे थी, तो वहाँ पे मेरे आगे जो लोग सारे बैठे थे ब्यूरोक्रेट्स थे। अब आपको पता है कैसे हो जाते हैं ना ये आगे आते आते, मतलब हम उम्र के साथ साथ हम बोरिंग हो जाते हैं। सही। तो मैंने ऐसे ही सबसे पूछा कि आपको क्या चीज़ खुशी देती है या व्हाट मेक्स यू हैप्पी। किसी ने कहा कि मेरी बेटी की जब शादी होगी ना दैट विल मेक मी हैप्पी। किसी ने कहा मेरे बच्चों की ग्रेजुएशन। तो मैंने कहा कि ये, और किसी ने कहा ट्रैवलिंग मेक्स मी हैप्पी। मैंने कहा ट्रैवलिंग में अगर ना कर सके आप तो पूरा साल आप सोचते खुशी, हाँ खुशी नहीं होता है उसी खुश में। तो मैंने कहा आप में से एक था, बहुत सीनियर ऑफिसर थे वो एयरपोर्ट सिक्योरिटी के, मुझे आज तक याद है। मैंने कहा एंड व्हाट मेक्स यू हैप्पी। अच्छा, पहने हुए यूनिफॉर्म और बड़े से एकदम कहते हैं बिरयानी, प्लेट ऑफ बिरयानी। मैंने कहा ये आदमी है जो हर जुम्मे के जुम्मे खुश हो जाता होगा। आप लोग वेट कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, बड़े होते होते ना हम अपने अंदर का बच्चा मार देते हैं, जो कि पहले बारिश से खुश हो जाता था, आइसक्रीम से खुश होता था। जब आप अपनी खुशियों के दरवाजे खुद अपने ऊपर बंद करेंगे तो फिर वही शक्लें होंगी जो हमें नज़र आती हैं। हम बाहर निकलते हैं सब परेशान, सब गुस्से में, सब चिड़े हुए, क्योंकि हम अपने खुश होना छोड़ दिया। अब बताइए व्हाट मेक्स यू हैप्पी। माविश, मुझे तो मैं अभी बताने ही जा रही थी आपके पूछने से पहले, बारिश बहुत जो है हैप्पीनेस का बाइस बनती है। हाँ, कराची वाले बड़े ढीठ हैं वैसे, बारिश उनकी ज़िंदगियों को तबाह बर्बाद करती है, बट स्टिल हम बारिश का इंतज़ार भी करते हैं और जैसे ही बादल छाते हैं और कतरे गिरते हैं we get so happy। बहुत पसंद है बारिश के साथ ही मेरा जितना भी बुरा मूड हो मेरा मूड अच्छा हो जाता है। तो बारिश, आपको पता है ना कि अल्लाह ताला जब बहुत खुश होता है तो मेहमान भेजता है, बेटी भेजता है किसी घर में और बारिश भेजता है। तो जब भी बारिश हो तो रोने धोने से पहले अल्लाह से, मतलब ये कि अल्लाह अब मैं जाऊंगा कैसे घर, या अब ये हो जाएगा, या ऊपर कपड़े सूख रहे हैं, अल्लाह ताला से पहले तो शुक्र अदा किया करें कि आज अल्लाह बहुत खुश है। और दूसरा दुआ मांगा कीजिए, क्योंकि बारिश के वक्त दुआ जो है वो रद्द नहीं होती। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन आपको दीनी लेक्चर भी साथ मिल रहे हैं साइमास किचन से, ब्यूटी भी वो भी मिलती है, ब्यूटी टिप्स मिलेंगी आज, ब्यूटी मिलेंगी अगर टाइम मिला तो। अगर आज टाइम हुआ तो देंगे ब्यूटी टिप्स भी, क्योंकि हमने माविश ये पूरा प्रोसीजर आखिर में दिखाना है। नहीं तो आप प्रोसीजर दिखाते दिखाते बीच में एक आध को हुस्न का टोटका दे दीजिएगा। बिल्कुल दे देंगे। अच्छा माविश, ये देखिए यहाँ पे इस वक्त ये सारे गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गए, क्रिस्प एंड गोल्डन, क्रिस्प हो रहे हैं। आपने इसको बहुत तेज आंच पे भी नहीं बनाना, वरना ये एकदम डार्क हो जाएंगे, फिर
फिर डिश का कलर ख़राब हो जाएगा। तो इतने ही गोल्डन ब्राउन पे आपने इनको उतार लेना है इस तरीके से। बाकी सारे जो हैं वो हमने फ्राई कर लेने हैं। ये देखिए दोनों तरफ से हो गए फ्राई, एक जैसा कलर आ गया है सब पर। मैं इसको निकालूंगी अब जल्दी जल्दी, क्योंकि ये फिर फ़ौरन होना शुरू हो जाएंगे, जलना शुरू हो जाएंगे। हम ब्रेक ले रहे हैं, आप मुझे बताइए। हाँ, ब्रेक का बता दें प्लीज़। अच्छा, मुझे कोई सुन नहीं रहा, ले लूं? क्योंकि अब ये बस इसी तरीके से सारे बकिया बैगन के साथ भी आप लोगों ने काम करना है। इसी तरह से सारे बैगन जो हैं वो बैगन के चिप्स बनने जा रहे हैं, क्रिस्प एंड गोल्डन ब्राउन। अब आपने ट्राई करके हमें बताना है यूट्यूब पे कि वो जो हमारा साइमा का लिंक होगा उसके नीचे के आपको आपके घर के बैगन कैसे बने। हम ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक, खाने पीने की बात हो रही है, ब्रेक के बाद भी खाने पीने की ही बात होगी, लेकिन थोड़े मुख्तलिफ अंदाज में। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, आपने कहीं नहीं जाना है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैंने आपसे एक बात कही थी कि अभी हम किचन में भी खाना बना रहे हैं और ब्रेक के बाद भी हम कुछ खाने पे ही गुफ्तगू करना चाहेंगे। एक्चुअली क्या होता है कि हमने बड़े बचपन से सुना है कि जो है वो नाश्ता बहुत ज़रूरी है और इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे, लेकिन समहाउ आधी से ज़्यादा आबादी नाश्ता करना नहीं चाहती। सुबह सुबह जब मैं अपने बच्चों को उठाती हूँ और मैं उनसे सिर्फ ये भी कहती हूँ ना बनाना खा लो, ये खा लो, तो होता है मॉम आई एम सो नॉशियस, या अक्सर उल्टी आ भी जाती है बच्चों को। तो जो इतना इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे है वो ना हम करते हैं घरों से निकलते वक्त, ना हमारे बच्चे करना चाहते हैं। इसी सिलसिले में हमने आज इनवाइट किया है एक डॉक्टर, न्यूट्रिशनिस्ट और फिटनेस ट्रेनर को, जो हमें बताएंगी कि ना सिर्फ ब्रेकफास्ट की अहमियत बल्कि वो कौन से ऑप्शंस हैं जो हमें अपने ग्रोसरी में डाल देने चाहिए ताकि हमारे बच्चों को हेल्दी ब्रेकफास्ट या हमें खुद हेल्दी ब्रेकफास्ट मिल सके इन द मॉर्निंग। तो लेट्स वेलकम डॉक्टर खलूद शफ़ी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। यू आर वेलकम। खलूद, आप ना सिर्फ एक डॉक्टर हैं, आप फिटनेस ट्रेनर भी हैं, न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, तो ये वाला जो मौजू है तो मुझे आपसे ज़्यादा कोई मुनासिब शख्स मेरे जहन में आ नहीं रहा था। हम कहते हैं ना कि वो क्या कहते हैं, ईट ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग। यस। अच्छा, किंग सुबह में इतना उसको मतली हो रही होती है कि किंग खाना ही नहीं चाहता, तो हम वो जो बहुत सारा खाना है वो हम दोपहर में खाते हैं, है ना, जब हम थके आ रहे आते हैं, और उसके बाद हमें आती है नींद। तो जब सुबह सुबह गाड़ी के अंदर पेट्रोल डला ही नहीं है तो गाड़ी क्या चलेगी? तो पहले तो बताइए कि व्हाई ब्रेकफास्ट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। देखिए, ब्रेकफास्ट इज़ कंसिडर्ड टू बी द सबसे पहला जो हमारे दिन का मील होता है। तो गाड़ी को जंप स्टार्ट देने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत, और इंजन को स्टार्ट करना पड़ता है, राइट? बिल्कुल। तो इंजन को स्टार्ट करने के लिए अगर पेट्रोल नहीं होगा तो इंजन स्टार्ट नहीं होगा। एब्सोल्युटली। तो वो पेट्रोल जो होता है वो हमारा ब्रेकफास्ट होता है। सही। आप सोकर उठते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म बिल्कुल स्लो हुआ होता है, और उसको फीड इन करने के लिए और दिमाग को तरोताज़ा करने के लिए, ताकि पूरी एनर्जी मिल सके, ताकि आप काम कर सकें, पढ़ सकें, जो कुछ आपको दिन में करना है कर सकें, उसके लिए आपको नाश्ता करना ज़रूरी है। खाली पेट आप रहेंगे तो थोड़ी देर ही सर्वाइव करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जी लेवल कम होना शुरू हो जाएंगे, ना आपका दिमाग कहीं लगेगा, ना आपका ध्यान कहीं जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो नाश्ता बहुत ज़रूरी है ताकि आपका दिन जो है वो बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट हो सके, आपके सेल्स के अंदर ग्लूकोज जा सके, आपको एनर्जी मिल सके, और आप इस्तेमाल कर सकें दिमाग का वो हिस्सा जो कि जिसकी ज़रूरत है पूरे दिन। अच्छा, ये बताएं खलूद, जैसे आपने कहा कि बहुत ज़रूरी है, इस तरह हमें पता होता है कि बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है और हम इनको ना सिर्फ फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हम इनको मतलब शायद हमें ऐसा लगता है कहने की बातें, ऐसा क्या ज़रूरी है। तो थोड़ा सा नाजरीन को ये बताइए कि अगर हम नाश्ता स्किप करेंगे तो इसके इन लॉन्गर रन क्या इसके वो हो सकते हैं, नताइज हो सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि नाश्ता कहने के लिए ज़रूरी नहीं है। अगर हम अपने रिलीजियस रूटीन को भी देखें, जब हम रमज़ान में होते हैं, तो रमज़ान जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी कितनी कम हो जाती है लोगों की, क्योंकि आप
काम नहीं कर पा रहे होते, आगे आप सोते रहें या पड़े रहें, तो अगर आप उस चीज़ से भी रिलेट करें तो हाँ, नाश्ता बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वो अलग बात है कि हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखें, हम पहले सही करते हैं, खैर, बट आई एम जस्ट सेइंग कि नाश्ता बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये कि अब कुछ स्टडीज़ होती हैं कि जी डाइट प्लान्स लोग फॉलो करते हैं कि जी नाश्ता इफ़ यू स्किप ब्रेकफास्ट तो आपका वर्कआउट जो है वो बेहतर होगा या आपका फैट जो होगा ज़्यादा बर्न होगा। वो दोज आर वेरी आइडियलिस्टिक स्टेट्स, जो कि सिर्फ उसका एक प्री रिक्विजिट, अगर आप नाश्ता ना करें तो उसके बाद क्या करना है वो बताया जाता है। वो सिर्फ एक चीज़ पे इत्तेफाक नहीं होता कि नाश्ता ना करें पूरे दिन भूखे हैं तो आपका वज़न कम हो जाएगा, वो एक अलग मौजू है। तो अगर हम जनरल रूटीन की बात करें, जहाँ आपको काम करना है, पढ़ाई करनी है, अपना दिमाग इस्तेमाल, एनर्जी इस्तेमाल, इवन फिजिकल, तो आपको नाश्ता करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप कहें कि फिजिकल एक्टिविटी करनी है, लोग कहते हैं हम खाली पेट करना चाहते हैं, तो हम अगर फिर भी मुंह में कुछ ना कुछ 60-90 मिनट्स पहले डाल के, जो कि जल्दी एब्जॉर्ब हो जाए, आपको अपने फिजिकल एक्टिविटी पे जाना पड़ेगा। ये मुझे बहुत सुनने को मिलता है लोगों से कि हमें सुबह सुबह मतली होती है, हम नाश्ता नहीं कर पाते, दिल खराब होता है, क्योंकि आपने एक आदत छोड़ी है, तो आपको वो बिल्ड करने में टाइम तो लगेगा। तो आप ये ना करें कि आज आपने सोचा कि मैं आज नाश्ता की, तो आप 2-3 अंडों का ऑमलेट बना के 3 टोस्ट रखकर और 1 गिलास दूध का 1 दही रखे कि आज मैं सब कुछ कर लूँगा ज़िंदगी में, ऐसा नहीं होता है। आप उठेंगे, आप पानी पिएंगे थोड़ा सा। अच्छा, सबसे पहले पानी पीना चाहिए। हाँ, सबसे पहले पानी और थोड़ा पानी पिए। ये जो लगे में जगह जगह लोग पढ़ के आ जाते हैं कि हम 7 गिलास पानी पी लेंगे। भाई आप मुझे बात बताइए, आप सो रहे हैं, मैं आपको आके जगाऊं, मैं जगाऊं नहीं, मैं आपको यूं करके हिलाऊं, बोलूं भागना शुरू करो, तो आप क्या उसका आप क्या रद्द-ए-अमल होगा? आप भाग सकते नहीं, आप पहले उठेंगे, थोड़ा यूं करेंगे, क्या हड़बड़ा जाएंगे ना, तो बॉडी भी सो रही थी, आपने उसको उठा के, किडनी को, बेचारा वो आराम से अपना काम कर रहा है, शावर दे दिया, उसको आपने उठा के पानी के इतने सारे सुबह सुबह, वो बेचारा किडनी जो पागल, उसने कहा क्या इतना सारा पानी एकदम से, सब्र तो करो हो। सही बात है। तो थोड़ा सा 2-3 घूंट पानी के लिए हालत थोड़ा आपने उसको गीला किया, मुँह हाथ धोएं, वापस आके ग्लास पानी का पिए या 2-3 सिप्स लें। बच्चे जल्दी में होते हैं दफ्तर के लिए, आप बिल्कुल ऐन वक्त पे उठते हैं, बिकॉज आपको नींद पूरी करनी होती है, आपके पास 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा होता है, बस भाग रहे होते हैं। तो ये है कि ऐसी सिचुएशन में जब मैं कहती हूँ ठीक है, बच्चों के लिए अगर आपको रास्ता लंबा है स्कूल का या थोड़ा टाइम है, तो वो गाड़ी में थोड़ा सा खा लें, या अगर वो कहते हैं हम गाड़ी में नहीं खा सकते, किसी को किताब पढ़नी, किसी के इम्तिहान होने वाले हैं, वो कहते हैं हम इतनी जल्दी में हम किताब रिवाइज करनी, तो सबसे अच्छी चीज़ होती है दही। सबसे पहले सबसे बहुत अच्छा है हाजमे के लिए, ठंडा ठंडा होता है, सुबह सुबह आपको उससे मतली फील नहीं होती। तो जो लोग दही खाते हैं, अब उसकी कैटेगरी भी आगे जाएगी, अभी हम उससे बात करेंगे कि हाउ दही इज़ इम्पोर्टेंट। अच्छा, अब ये जैसे आपने कहा कि नाश्ता स्किप हरगिज़ नहीं करना है, तो छोटी बाइट्स में लेना शुरू कर दें। अब ये हम अब इसी टॉपिक पे मैं आ रही हूँ कि बहुत दफ़ा क्या होता है कि जैसे अभी मैंने आपसे ऑफ एयर बात करी थी कि हमारा है एक नेशनल नाश्ता चाय पापा, और हमें ज़्यादा भूख लग रही है तो ज़्यादा पापे और चाय के साथ, तो इट्स नॉट सेफ, राइट? तो ये थोड़ा सा नाज़रीन को बताइए कि हाउ चाय पापा जो है वो, देखिए पहली बात फॉर योर हेल्थ, जो कि बिल्कुल नाश्ता नहीं करता वो चाय पापा खा ले जो वो चाय पापा खा ले, यानी कि जो बिल्कुल नाश्ता नहीं करता, देखिए हमें जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा ना। और जो खा सकता है चाय पापा, उसके बाद एक एग बॉईल कर, हाँ, उसको थोड़ा आप और बेहतर कर लें। तो ये जिंदगी में ऐसे ही होता है ना कि जब 0 से स्टार्ट होते हैं 1 पे जाते हैं, 1 से 2 पे जाते हैं, कोई चीज़ भी फौरन 5 पे तो जा नहीं सकती। सो हाँ, चाय पापा इज नॉट एन आइडियल नाश्ता, क्योंकि इट डजंट ऐड एनी न्यूट्रिशनल वैल्यू टू इट। दूसरी बात है, चाय सुबह सुबह निहार मुँह पीने से आपके तो पूरा निज़ाम जो है वो छिल जाएगा विद टाइम, बिकॉज और आपको एसिडिटी हो जाएगी। खाली पेट चाय तो वैसे ही नहीं पी जाती, सुन लिया आप, पीनी चाहिए, पेट चाय नहीं पीनी चाहिए। आप वैसे पी लें, और बड़े पीते हैं, बच्चों को तो वैसे चाय नहीं पीनी चाहिए मेरे लिहाज से। क्या नुकसान है? पहली बात है कि इतने बड़े तो चले पी, बिकॉज एक एज के बाद कैफीन इनटेक सही है, यू नो इट्स हेल्दी, बट कैफीन इनटेक इज नॉट एक्चुअली वेरी हेल्दी, यू नो इट्स नॉट अ वेरी हेल्दी थिंग कि आप कहें जी हम कैफीन लेंगे तो ये हमारी हेल्थ के लिए कोई बेहतर है। एक्चुअली कैफीन तो मना की जाती है कि आप कैफीन और इसके साथ जो और चीज़ें हैं निकोटीन वगैरह ना लिए जाए। तो आप बच्चों को दे रहे हैं, आप बच्चों को, छोटे बच्चे हमारे यहाँ कल्चरली हमारे यहाँ कि वो छोटा बच्चा होता है 4 साल के, वो भी उसमें डुबो के पी रहा होता है। इट्स नॉट रिक्वायर्ड, इट्स समथिंग दैट यू कैन डू विदाउट, सो व्हाई यू वांट टू ऐड इट, पहली बात,
ठीक है, हाँ, why is caffeine important, where is important is another topic, but on a, हाँ, it's not a really in a healthy meal thing that आपको बोले कि आपको कैफीन लेनी चाहिए, आप उसके बगैर भी सही रहेंगे। मगर सही है, हम चाय पीते हैं, मगर बच्चों को तो ये आदत मत डालें। सही। अच्छा, अब मैं इस बात पे आऊँगी कि चलें, एक बात हमने इस्टेब्लिश कर ली कि नाश्ते के बगैर घर से ना निकलें, थोड़ा सा पानी, और इवन जो ग्रेनोला बार्स होते हैं या कोई भी ऐसी नट्स ले लें आप, बहुत सारी वेरिएशंस हैं। या जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ना कुछ मुशी और गीली चीज़ें नहीं चाहिए होती, तो उसके लिए मैं कह रही हूँ जैसे ड्राई आप कोई देखिए, अब बात ये कि तो अब हाँ इसी टॉपिक पे आ रहे हैं कि कौन से हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शंस हैं। पहले हम बच्चों की बात करते हैं, फिर हम बड़ों की करते हैं। आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं और सुबह कुछ नहीं खाना चाहते, तो व्हाट इज समथिंग दैट वी शुड ट्राई टू। देखिए, पहली बात तो ये है कि बच्चे कुछ नहीं खाना चाह रहे, तो माँ को तो रात को मेहनत करनी पड़ेगी कुछ बनाने के लिए, बना के रखना पड़ेगा उनके इंटरेस्ट के लिए। अब ये है कि कल्चरली वो क्या वो सादी चीज़ें खाना पसंद करते हैं या वो अंग्रेज़ी चीज़ें खाना पसंद करते हैं, तो ऑप्शंस आपके उसी तरह फैल जाते हैं। तो अगर आप सादी चीज़ें खाना पसंद करते हैं तो ठीक है, आप मीठी चूरी बना दें, चूरी बना दें। आप रोटी जो बनाते, आप जो पराठा बनाते हैं, ठीक है, दैट्स फाइन। अब पराठा बनाइए, क्योंकि हम कल्चरली पराठा खाते हैं, उस पर जैम लगा दें, उसको रोल कर दें, नटेला, हाँ, नटेला लगा दें। अब तो चॉकलेट हमारी भी बहुत अच्छी मिलती है पाकिस्तानी, वो भी लगा दें, जैम लगा दें, नटेला लगा दें, उसको रोल कर दें, रोल बना के दें, गाड़ी में खाता जाएगा, आधा कर दें, 2 बाइट्स ले लेगा। ये देसी, देखिए, पापे से बेहतर तो वो है कि आप उसको एक पराठा बना दें या एक रोटी बना के उसके ऊपर मक्खन लगा दें, उसी वक्त जल्दी से एक मक्खन लगा दें, दही दे दें। गीली चीज़ चले नहीं पसंद है, उसके अलावा सर्दी में दही गला नहीं खराब करेगा? करता है कई लोगों को नहीं करता, तो आप रूम टेम्परेचर पे रख लेना, आप फ्रिज में से निकाल के पहले रख लें। माँ को मेहनत करनी पड़ेगी ना बच्चों के साथ थोड़ी सी, या बच्चे तरह उस एज में आ जाएं कि वो एक समझदार बड़ा बहन भाई जो छोटे बच्चों के साथ हो, तो बच्चे समझ जाते हैं। आप उनको गाइड करेंगे सुबह ये करना है, वो कर लेते हैं। फॉर वर्किंग मदर्स ऑल्सो। और मुझे ऐसा लगता है कि 15 मिनट जल्दी उठा लीजिए, ताकि वो जिसका क्रैंकी वाला पीरियड है वो जरा 15 मिनट पहले चला जाए। 20-15 मिनट है, हाँ, उसमें ये चीज़ें ऑन द गो होती हैं। आप रात को बना के भी रख सकते हैं। आप सुबह, अब तो मौसम अगर अच्छा है तो अगर आप रात को बना के रख देंगे, उसको बाहर रख देंगे अपने हॉट पॉट में, उसका कपड़ा हटा देंगे तो ख़राब नहीं होगा। ट्रू। तो वो आप लेके जा सकते हैं। जैम सुबह लगा लें, ये जैम लगा के फ्रिज में रख लें, बाहर जाएंगे, ठीक है, देयर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन डू। इसके अलावा खलूद, हाँ, आप ये जो ऑप्शंस दे रही हैं, मुझे बताएं कि आइडियली स्पीकिंग ब्रेकफास्ट में आपकी कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए? अंडा मस्ट है, बच्चों के लिए अंडा मस्ट है, प्रोटीन, बड़ों के लिए भी अंडा मस्ट है। मगर मैं कहती हूँ कि बड़े अगर कहते हैं कि ठीक है हम जो है सैंडविच खा लेते हैं, सैलड सैंडविच को डाइट पर है, वो कहते हैं मैं सुबह देखें, मैं कहती हूँ सबको अपनी डाइट में सुबह अंडा लेना चाहिए। सही, चाहे उसके बाद वो प्रोटीन ना ले, किसी और फॉर्म में ले लें, अंडा लेना चाहिए, दही लेना चाहिए। दही पे आप बार बात कर रही हैं, उसके क्या फायदे? दही इसलिए इम्पोर्टेंट है, देखें कि उसके अंदर आपको, अच्छा, इसके ऊपर एक टॉपिक और है कि फोर्टिफाइड दही जो डिब्बों में मिलता है, उसमें A और D सब कुछ होता है। हम तो डब्बे वाला दही लें तो खुले दही में नहीं होता, ठीक है, सही है, तो वो आपको एक एडिशनल है। दही खाना आसान है और हाजमे पे आसान है। दही बहुत लोगों को सूट करता है जिनको दूध नहीं सूट करता। जी, जो लैक्टोज इंटॉलरेंट एग्जैक्टली, तो दही बहुत सेफ फैक्टर है। दही के अंदर आप थोड़े हनी डाल दें, थोड़ी चीनी दही रोटी कितनी अच्छी लगती है। हम तो छोटे थे बहुत खाते थे दही चीनी रोटी। दही चीनी वैसे भी बहुत दही चीनी और रोटी साथ में लगा लें, एक हेल्दी। तो आप कह रही हैं दही होना चाहिए ब्रेकफास्ट में, अंडा होना चाहिए, दूध अगर आप पी सकते हैं तो जरूर पिए। अगर आपको कोई किसी को उल्टी नहीं आती, कैल्शियम किसी और फॉर्म में, आप अंडा खा रहे हैं, आप दही ले रहे हैं, तो ये सब कुछ है। सीरियल होते हैं, अब आप गीला नहीं खा सकते बच्चों के, तो अब हमारे लोकल अच्छे सीरियल आता है फोर्टिफाइड में, क्योंकि कुछ नहीं खाते तो लोकल सीरियल ले लें। वो जो चॉकलेट वाले सीरियल होते हैं, सादे सीरियल होते हैं, ठीक है, लेकिन जो कुछ नहीं खाता वो कुछ तो खाए ना, बच्चे को पसंद आप दीजिए। और जो भी मिठास है वो सुबह सुबह दे दीजिए, ताकि सारा दिन वो कंज्यूम करता है। अंग्रेजी खाना खाना है तो वॉफल बना लें, पैनकेक बना लें, सही है, फीके पैनकेक बना लें, मीठे पैनकेक बना लें, उस पर चॉकलेट डालें, कुछ तो जाए पेट में। और बच्चों के लिए तो ये शुगर सुबह के लिए जो एक के हेल्दी जोन में आते बच्चे, उनके लिए तो किक स्टार्ट के लिए अच्छा है। सही, यानी कि अब हम उस पर नहीं जा रहे कि जो बच्चे ग्रीन जोन में नहीं हैं और रेड जोन में हैं, उनकी फिर एक बात अलग होगी, मगर एक बेसिक बात हो रही है। यू कैन स्टिल स्टार्ट ऑफ विद समथिंग, अंडा, दूध, दही, सीरियल, टोस्ट पे जैम, टोस्ट पे मक्खन,
अच्छा, जैसे अभी बात, क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर डॉक्टर्स आ रहे होते हैं, वो फिर डायबिटीज़ वाले भी डॉक्टर्स जो बता रहे होते हैं कि शुगर कट डाउन करें, तो शुगर को रिप्लेस करने के लिए यू शुड हैव सीजनल फ्रूट्स। यस, शुगर को रिप्लेस की नेचुरल जो शुगर होती है वो ज़्यादा बेहतर और अच्छी कंज्यूम होती है, वो हार्मफुल नहीं होती। जो हमारी वाइट शुगर होती है और जो बाकी चीज़ों में हमारी कमर्शियली यूज़ होती है शुगर, ऑब्वियसली वो ज़्यादा हेल्दी नहीं होती। जो नेचुरल चीज़ें होती हैं वो एब्जॉर्ब बेहतर होती हैं, तो वो बेहतर है कि आप फल खा लें। इस तरह की चीज़ें जो आपके नेचुरल शुगर्स हैं वो आप उससे डिराइव कर लें मिठास। सही, तो जो चीज़ें खुलूद हाईली रिकमेंड कर रही हैं उनमें मुझे अभी तक जो सुनाई दिया वो अंडा और दही है, और इसके अलावा अगर कोई सीजनल फ्रूट है, बड़ों पर आ जाते हैं कि बड़ों के ब्रेकफास्ट में क्या होना चाहिए। बड़े हर वक्त ऑन द गो ही रहते हैं, बच्चों को तो फिर कुछ मौका मिल जाता है वैन में या रास्ते में। देखिए और कुछ नहीं, टाइम नहीं है तो बादाम खा लें। सुबह उठ के पानी पिए, बादाम खा लें, 10 बादाम खा लें, 12 बादाम खा लें, 5 बादाम खा लें, बादाम खा लें। अच्छा, बादाम भिगो के या बादाम बगैर भिगो? इतनी मेहनत मत करें, बादाम खा लें। हाँ, अब आप उस चक्कर में नहीं खाएंगे ना। यार मैं तो इतनी मेहनत में पहले बादाम खा लें, फिर उसको भिगोना है तो भिगो लें, मगर बादाम खा लें। हाँ, वॉलनट खा लें। हाँ, 4-5-6 भी खा लेंगे तो कम से कम कुछ तो जाएगा पेट में। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे ये है कि ब्रेकफास्ट जो है यूजुअली हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, क्योंकि जब हम खाली पेट निकलते हैं तो अब कोई कुछ भी बात करे, आप कह रहे हैं मुझे भूख लग रही है, मुझे बहुत भूख लग रही है। भूख से अक्सर लोगों के सर में दर्द होता है। तो बल्कि आज मैं बगैर नाश्ते के आई तो पहला मेरा यही सवाल था कि कुछ खाने को मिल जाए, और इसी वजह से हम बिस्किट्स खा रहे थे। अच्छा खुलूद, आखिर में टू सम इट अप, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज अगर आप व्यूअर्स को देना चाहें? देखिए, मैं ये कहती हूँ कि जो चेंज होता है वो एक दिन एकदम नहीं आता, तो अपनी ज़िंदगी में छोटे छोटे चेंजेस लाएं न्यूट्रिशनली, जो कि आपके लिए एड ऑन्स हों। अगर आप आज डिसाइड करेंगे आज ही वो दिन है जब मैं सब दुनिया बदल दूंगा, तो वो नहीं होगा। इट्स अ लाइफस्टाइल चेंज, इट्स नॉट अ चेंज जो कि आपके मैं आज लाऊंगा और ये 10 साल चलेगा। नहीं, वो नहीं चलेगा। ज़िंदगी में अच्छी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके इनकॉर्पोरेटेड रखें, और जो बाकी चीज़ें आप मज़े के लिए खाते हैं उनको मत छोड़ें, मगर अच्छी चीज़ों को ज़्यादा कर लें, और जो मज़े वाली चीज़ें वो खुद ब खुद ही कम हो जाएंगी। और केला, सॉरी मैं बताने भूल गई, जो केला है वो एक ऐसी चीज़ है जो मेरे घर में हमेशा पड़ा होता है। मैं कहती कुछ नहीं खाना, केला खा लो, कंप्लीट मील है, और फिर निकल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो दैट इज़ वन ऑफ द फ्रूट्स दैट मस्ट एंड शुड बी ऑलवेज देयर इन योर हाउस। थैंक यू सो मच आपके वक्त का, और हम आपसे दोबारा दूसरे सेगमेंट में भी मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि वो भी कुछ खाने पीने के बाद जो असरात होते हैं ज़िंदगी पे उस पे हम बात करेंगे। हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले अगर आपने अभी तक नाश्ता नहीं किया तो जाइए, अगर घर में केला है तो वो उठा के खा लीजिए, वरना कुछ ना कुछ खाइए, क्योंकि आप खुश और हेल्दी तो आप सारा, कहते हैं ना, आप खुश तो पूरा जहां खुश। ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद मिलते हैं, हम एक और मेहमान ज्वाइन करेंगे, और हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। वैसे तो तमाम टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है बॉडी शेमिंग, जो हम हर शख्स को कोई ना कोई लेबल लगा देते हैं ना, मोटा, काला, पतला, ये इंतहाई ज़रूरी टॉपिक है। इस पर हम बात करने वाले हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैं आपसे एक बात जिक्र कर रही थी कि हम जो हैं वो लोगों को वो करते हैं, लेबल लगाते हैं, और क्या लेबल लगाते हैं, हम लोगों को देखते हैं और हमें जैसे वो नज़र आते हैं और हम उनको वही एक नाम दे देते हैं। जैसे अगर कोई लंबा है तो उसको खम्बा, लंबू, कोई छोटे कद का है तो नाटा, गिट्टा, मोटा है तो अच्छा मोटे का तो हम हर शख्स पूछेगा इतना वज़न बढ़ गया है, आप थोड़ी मोटी नहीं हो गई? यार उनको पता है वो मोटी हो रही हैं, दुबली हो रही हैं। इंसान सबसे पहले उठ के अपने आप को मिरर में ही देखता है, पैंट्स उसी की टाइट हो रही होती है, उसको पता होता है मोटा है कि दुबला है। मैं अगर अपनी ज़िंदगी की बात करूं तो आई हैड ऑलवेज बिन टॉलर देन एन एवरेज ग्रुप, और मैं पूरी ज़िंदगी सुनती रही फजूल मजाक, या तो खम्बा, ऊँट, गॉडजिला, या ये कि ऊपर से पतीले तो तुम ही उतारती होगी। अच्छा, कुछ होते हैं वो जोक्स होते हैं, आपको अच्छे लगते हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपको वाकई आपके पर्सनैलिटी को अफेक्ट करती हैं, या इट मैसेज अप विद योर ब्रेन। आप यकीन करें वो तमाम बातें, या जैसे आप स्पोर्ट्स में आपका रंग दब गया है तो आपको फ़ौरन सब लोग बताना शुरू हो जाते हैं, इतनी काली। मुझे याद है व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, आई वाज अ टीनेजर, तो आई स्टार्टिंग हैविंग टीनेज एक्ने। तो मुझे उस पर ही इतना कॉन्शियस कर दिया गया था कि कैसी शक्ल होती जा रही है, तुम्हें क्या होता जा रहा है।
ना कि बड़े लोगों का तो काम है ना कि वो ये बताएं कि इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, लेकिन हमारे यहाँ सैडली बड़े ही बॉडी शेम करते हैं। तो आज का टॉपिक है बॉडी शेमिंग और मेरे साथ बहुत अच्छा सा पैनल मौजूद है इस बॉडी शेमिंग के टॉपिक पे बात करने के लिए। मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं जिनसे अभी हमने जाना था कि हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शंस क्या होते हैं, डॉक्टर खुलूद शफ़ी। डॉक्टर खुलूद शफ़ी को मुझे यहाँ इस सेगमेंट में भी बिठाने का मकसद ये कि एक तो वो डॉक्टर साहिबा हैं, फिर वो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, इसके साथ साथ वो एक फ़िटनेस इंस्ट्रक्टर हैं, फ़िटनेस ट्रेनर हैं। फ़िटनेस में अक्सर इनको ऐसे लोग मिलते होंगे जो बेचारे आते ही इस वजह से होंगे क्योंकि बॉडीली शेम्ड किए जा रहे हैं। तो हम इनसे जानेंगे, इनसे इनकी पर्सनल स्टोरी भी पूछेंगे कि क्या इनका ये भी इनको कभी किसी ने कुछ कहा है या नहीं। उनके साथ मौजूद हैं अनम गुल। अनम गुल एक एजुकेशनिस्ट हैं, काफ़ी सालों से बच्चों को पढ़ा रही हैं और ख़ुद भी बॉडी शेमिंग का शिकार रही हैं एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। तो उनसे जानेंगे कि ये एक तो जब आप बॉडी शेम होते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं और एज एन एजुकेशनिस्ट क्या जिम्मेदारी है कि वो किस तरह कर्ब करे इस ट्रेंड को। तो सबसे पहले मैं खुलूद के पास आती हूँ। खुलूद, आप फिटनेस इंस्ट्रक्टर हैं, आप बॉडी हर तरह की बॉडी टाइप्स को एक अच्छे बॉडी शेप में लाने में मदद करती हैं। आपके पास कभी ऐसा होता है कोई आए और वो ये करे कि द रीज़न आई एम हियर इज़ बिकॉज ऑफ अदर पीपल, मे बी हस्बैंड, मे बी फैमिली, डज इट हैपन? यस, मेरे पास जब लोग आते हैं तो पहली बात होती है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि उनकी अपनी परसेप्शन होती है अपने एक बारे में और एक परसेप्शन होती है जो दूसरों से उनसे मुंसलिक होती है। यानी कि आप अपने आप को किस तरह देखते हैं और देखना चाहते हैं और दूसरे आपको किस तरह देखते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, स्पेशली फीमेल्स। मेल्स में मुझे इतना बॉडी शेमिंग का या इस तरह कोई बड़ी सी तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हाँ कॉन्शियस होते हैं थोड़े से कि मैं स्मार्ट लगूं। वो तब तक होते हैं या हाँ, तो ज़माने में या कोई किसी ने आपको कोई बोल दिया, दफ्तर में बोल दिया, कॉलेज में बोल दिया, स्कूल में बोल दिया कि तुम बड़े पतले या तो वो थोड़ा सा देख लेंगे, लेकिन वो सर्टन होता है, बट नॉट फीमेल्स। फीमेल्स जो होती हैं बड़ी वैलिडेशन के लिए बड़ी अलाइंड होती है कि भाई उनको वैलिडेशन बाहर से चाहिए। आई डोंट नो व्हाई, मगर ये इसी वजह से शादी होने वाली है तो वज़न कम करना है, भाई की शादी होने वाली है तो वज़न कम करना है, हनीमून पे जाना है तो वज़न कम करना है, हर चीज़ के लिए वज़न कम करना है। मैं बहुत पतली हूँ तो लोग उसका भी मसला है तो मुझे वेट गेन करना है। या मैं आपने फलां एक्ट्रेस को देखा था इंस्टा पे, टीवी पे, वैसा बनना है। नहीं, आप वैसे नहीं बन सकते ना, क्योंकि आप अलग है, वो अलग है। मैं वैसी, अच्छा बॉडी का एक पार्ट वैसा चाहिए, दूसरा किसको और चाहिए, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है, यू नो। सो द थिंग इज दैट कि आप जिस तरह अपने आप को देखते हैं और जिस तरह आप अपने आप को फील करते हैं तो आप वही वाइब्स देते हैं ना, तो लोग भी आपको उसी तरह ही ट्रीट करते हैं। दिस इज सो ट्रू। सो दिस इज नॉट ऑन देम, दिस इज ऑन यू। You are letting them, yes, you know कि आप मोटी, आप पतली, आप काली, आप छोटी, आपके बाल, अरे आप पलट के देखें कि आज जो बोल रहा है वो कितने वो देख लें कि वो कितना परफेक्ट है और उसको किसने हक दिया कि वो आके आप पे कमेंट करे। बिल्कुल, आपकी बात याद आई कि जैसे एक ज़माना था बीच में भी कोई 7-8 साल पहले, आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट ड्यू टू सम मेडिकल रीजंस। इतना तो अब 2-3 लोगों ने से रखा, तुम्हें देख के लगता है हैंगर पे कपड़े लटके हुए। दिस इज सच अ ह्यूमिलिएटिंग कमेंट और आपको नहीं पता कि वो किन हेल्थ इश्यूज से स्ट्रगल कर रहा है और वो जिंदा है, बहुत बड़ी बात है, और कितनी मुश्किल से उसकी एनर्जी है। तो हम कह के गुजर जाते हैं बगैर इस बात का एहसास किए कि उस शख्स के पीछे जर्नी क्या है या मेंटल स्टेट क्या है। अनम, बॉडी शेमिंग पे बात हो रही है, मुझे बताइए कि बॉडी शेमिंग हम सब ने किसी न किसी फॉर्म में फेस की है, आपके साथ कभी कोई ऐसा वाक़या हुआ? I was born around 12 pounds. So later on, then I started gaining weight. So like when I was like 8 or 9 years old, so I got like a fat baby. So सब लोग पहले तो प्यार होता है ना, प्यार से सब लोग कहते हैं जी जी प्यार, क्यूट, और कितने चीक्स प्यारे हैं। they are not thinking कि आप किसी की सेल्फ स्टीम को किस तरह से हर्ट कर रहे हैं, और हर्ट करने वाले कोई और नहीं होते, बिल्कुल अपने वो बिल्कुल आपके स्टार्ट होते हैं, आपके सिबलिंग, आपके पेरेंट्स। और ये जो एक कंपैरिजन है बिटवीन द रिलेटिव्स, स्पेशली जो रिलेटिव्स हैं, हमारे जो कजन्स हैं, सबसे स्टार्ट ही वहीं से होती है हमारी बॉडी शेमिंग, हमारी सेल्फ स्टीम डिस्ट्रॉय करना। और लाइक यू नो वी आर ऑलवेज क्रिटिकली एनालाइजिंग आवर सेल्फ, और हम अपने आप को बुरा ही कह रहे हैं, आई एम नॉट इनफ, आई एम फैट, आई एम लुकिंग लाइक दिस। मतलब अपने आप को ही इतना बुरा कह रहे हैं
कि किसी के कहने से पहले ही अपनी सेल्फ स्टीम, अपनी मेंटल हेल्थ को खुद डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं, क्योंकि हम उसी इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। वो इम्पैक्ट जो हमारे अपने पेरेंट्स, जो हमारे अपने घर वाले हमारे माइंड के ऊपर इतना बैड इम्पैक्ट डाल रहे हैं विदाउट इवन थिंकिंग। वो समझ रहे हैं, वो रियलाइज नहीं कर रहे हैं। हाँ, वो समझ रहे हैं एक मजाक हो रहा है, या फिर ये कि हम कहते रहेंगे तो प्यार से कह रहे हैं, प्यार से, और उनको लगता है कि मोटा मोटा कहेंगे तो शायद अपनी डाइट का ख्याल कर ले। और हम क्या करते हैं, नो मैटर हाउ इंटेलिजेंट या टैलेंटेड द चाइल्ड इज, उसको हम रिड्यूस करके सिर्फ मोटे का लेवल लग जाता है। अब वो भी अपने आप को ये समझता है बस एक मोटा हूँ। हाँ, उसके बाद फिर जो उसके डिसऑर्डर्स स्टार्ट होते हैं, बिंज ईटिंग and you know continuous eating without even thinking कि इसका further impact क्या होगा। So that is why when I became an educator there are so many strategies that I used in my class, like always, because you know as an education it's my duty to model my like how I am going to model in my class, my students they are going to follow the same and they'll model the same behavior at yes home. They do. So I normally talk that I'm enough for myself. I'm feeling good. So to make the small things instill in their mind so that they can, you know, feel good about it. So a teacher's responsibility is to always make them feel good and feel listened and feel importance. They are important in our class. So in this manner ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो ब्रेन में जब उनके एक अच्छा इम्पैक्ट आता है, उनकी सेल्फ स्टीम और जो उनकी डिससेटिस्फैक्शन है, क्योंकि घर में और हर जगह तो उनको कुछ ना कुछ बुरा ही कहा जा रहा है और विदाउट इवन थिंकिंग कि वो बुली हो रहे हैं। फिर क्लास में आते हैं तो फिर उनके और नाम आ जाते हैं, कोई हाथी बोल रहा है, कोई कुछ और नेम से बुला रहा है आपको, काली, तुमसे तो बात नहीं करेंगे, तुम्हारे अंदर तो ये प्रॉब्लम है। ही होता है अगर कोई बिलो एवरेज बच्चा हो, बिलो एवरेज तो मैं हरगिज़ नहीं कहना चाहूँगी, मतलब अगर मैंने अक्सर देखा है कि एक सबसे फेवरेट बच्ची होती है जो सबसे प्रिटी होती है क्लास की, उसी को क्वीन बनाएंगे प्लेज में, उसी को प्रिंसेस बनाएंगे, और जो बेचारा बच्चा अगर उसका थोड़ा इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है दिखने में एज़ पर सोसाइटी स्टैंडर्ड्स तो उसको नौकर बना देंगे। तो मुझे तो लगता है कि ये हम ना बहुत शुरू से एज एन एजुकेटर भी प्रेजेंटेशंस में गलती कर रहे होते हैं। वी नेवर पिक I still remember there's an incident I would like to mention। फिर मैं खुलूद के पास आऊँगी। मेरी बड़ी वाली बेटी पैदा हुई तो she had brown hair, green eyes, very fair, blue जो बच्चों की green eyes होती हैं शुरू में blue eyes से पैदा होते हैं। जब मेरी सेकंड बेटी पैदा हुई तो सेकंड फिर बेटी हो गई और जनाब काली आँखें काले बाल। अब मुझसे पहला सवाल लोग ये नहीं पूछ रहे कि बच्ची के हाथ पाँव सलामत हैं, बच्ची कैसी है, पहला सवाल क्या हुआ, बेटी, ओहो चलो अल्लाह बेटा देगा। दूसरा सवाल, आंखें किस कलर की हैं, भाई हम कोई मतलब टर्की हैं, टर्किश हैं हम, मतलब हम अंग्रेज़ हैं, बच्ची काली आंखों से पैदा हुई है, ओहो अच्छा। मतलब आप जो हम सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, एक हेल्दी बच्चा जो हमारे घर में आया है उसको रिड्यूस कर दिया कि इसकी आंखें भी कलर्ड नहीं है, एक तो बच्ची है। तो हुलूद दिस इज़ सो कॉमन इन आवर सोसाइटी। मुझे बताएं कि यू हैव 2 daughters also। I have one daughter and one son। Does it ever happen कि लोग ये बड़ा कमेंट करते हैं, ये इसकी तरह लग रहा है, ये इसकी तरह नहीं लग रहा है, इसकी have you ever experienced it कि जब बच्चा पैदा होता है सबसे पहले उसको they don't ask कि इसके दिल गुर्दा जिगर फेफड़े काम कर रहे नहीं कर रहे, they just focus on the features and the color, है ना? This is very common and it still goes on। I think some बड़े होके भी यही हम आपस में यही कर रहे होते हैं, ये फलां से मिलता है, ये इस घर में इससे मिलता है, या घर वालों से नहीं मिलता तो फिर किसी एक्टर से मिलता है या किसी एक्ट्रेस से मिलता है। कॉन्स्टेंट वैलिडेशन, कॉन्स्टेंट कंपैरिजन, सो ये तो हम घरों में करते हैं। अच्छा, हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, हम इसी थॉट को आगे बढ़ाएंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि गुफ्तगू बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है। वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे खुलूद शफी से, वो बता रही थी कि उनके बच्चों को आज तक बेचारों को जो है वो कोई ना कोई कमेंट मिलता रहता है। जी खुलूद। तो या सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है कि एक वेट और एक कलर, कम है तो भी सही नहीं, बढ़ गया तो भी सही नहीं, रंग तो खैर हम लोग जो है गोरा ही चाहिए। कंसिडरिंग जिस फील्ड से मैं हूँ एंड मेरे गिर्द इतने बच्चियाँ, इतनी ग्लूटाथियोन इतना ज़्यादा हो गया कि पहले तो स्किन पे लगाने का था, अब इंजेक्शन। जी जी, everyone wants to be vampire white। I don't know what's this craze about being white। भाई अल्लाह ने अगर आपको बनाया एक रंग के साथ तो कुछ आप कोई क्रेडिबिलिटी, I mean आप
यू आर ट्राइंग टू से कि उन्होंने सही नहीं बनाया तो वो आपको सूट नहीं करता कलर। हाँ, कोई स्किन इन्फेक्शन हो गई है, कोई प्रॉब्लम है, दैट्स समथिंग, मगर जो बनाया है तो कुछ उसमें कोई कहते हैं ना, आप कोई रीजन डिफाई कर रहे हैं उस चीज को। अच्छा, इसका बहुत बड़ा रीजन शायद खुद मीडिया है। मीडिया में गोरा रंग करने वाली क्रीम, अगर मैं गोरी हूँ तो मुझे जॉब्स मिल रही हैं, इस तरह का जो मीडिया है। गोरा करने वाली क्रीम्स, गोरे इंजेक्शंस लगवा लें, गोरा है तो सब कुछ है, चाहे वो सीरत बिल्कुल काउंट नहीं करती। और दूसरा जो गोरी बहू सिंड्रोम है, हाँ, वो गोरी बहू अच्छी लगती है बिकॉज उस वक्त तक तो अच्छी लगेगी 4-5 दिन के लिए, फिर जब गोरी बहू अपने असल रंग दिखाएगी तो फिर वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी बिकॉज इट डजंट मेक अ डिफरेंस कि आप गोरे हैं कि काले हैं, सीरियसली। सो बट ये बच्चियों में भी है, ये बच्चियों से आता कहाँ से? फ्रॉम द फीमेल हाउस होल्ड ऑफ, मेन नहीं करते, फ्रॉम द फीमेल हाउस होल्ड। हाँ, मेन वो जो होते हैं जो मैरिजेबल एज में होते हैं ना, जिनको ख्वाब होते हैं कि हमारे लिए पता नहीं कौन सी हुल पड़ेगी, उसका रंग ऐसा, उसके बाल हिलने चाहिए, दुपट्टे हिलेंगे। तो ये ख्वाब भी किसने दिखाया? हाँ, मीडिया ने और घर में अम्मी मीडिया में एग्जैक्टली। सो व्हाट इट गोज, आई एम सॉरी टू से, इट गोज ऑल बैक टू अस। आई एम वेरी, मैं खुद एक खातून हूँ, सो आई बिलोंग टू सेम, दिस इज द रियलिटी। ये हमसे ही आया है, हम ही है वो यूनिट का वो हिस्सा जो कि सबको बांध के रखते हैं और जिसको बनाते हैं। अब एक औरत एक जनरेशन को चेंज करती है। ट्रू, तो हम ही है ना जो अपने बेटे के दिमाग में डालते हैं, अब अपनी बेटी के दिमाग में डालते हैं, सबके दिमागों में डालते हैं। तो वो क्योंकि लड़की की तरबियत और लड़की की तरबियत एक माँ ही कर रही है। अच्छा, लोग इतनी अजीब बातें करते हैं। I've got 2 daughters and a son, तो my son is the fairest in the family and daughters are normal, जैसे पाकिस्तानी स्किन होती है। अब लोग मुंह पर ये रंग बच्चियों को मिल जाता, बच्चियाँ हेल्दी हैं, टैलेंटेड हैं, वेल स्पोकन हैं, इंटेलिजेंट हैं, आप यू आर रिड्यूसिंग देम डाउन टू रंग। आप बताएं, आप कुछ जिक्र करें थी आपके बेटे के बारे में। जी, जो मेरे सबसे बड़े बेटे हैं, ही इज़ 12 years old। जब वो पैदा हुए तो उनका कॉम्प्लेक्शन बहुत डार्क था, तो सब लोग अच्छा, क्योंकि द फैमिली इज़ यूसुफजई पठान, तो दे आर ऑल विद फेयर टोन्स, तो सबको ये था कि इसका कलर कैसे इतना डार्क हो गया। एवरीबडी इज़ कमिंग एंड कमेंटिंग। ये वही बात जो आपने कही कि हेल्थ पे बात नहीं कर रहे कि ही इज़ सो हेल्दी, like right now he's just 12 years old and he's like taller than me, माशाल्लाह। so उसके बाद अगर स्लो लर्न कर रहे हैं बच्चे तो स्लो क्यों लर्न कर रहे हैं? मतलब क्रिटिसाइजिंग टू द पीक, कुछ ना कुछ बुरा ही कहना है, कभी भी अप्रिशिएट नहीं करना बच्चों को और उनके बारे में कुछ अच्छी बातें करके उनको पॉजिटिविटी उनके माइंड में इंस्टिल नहीं की जा रही। पेसिमिस्टिक सोसाइटी है और हम इंजॉय करते हैं लोगों की महरूमियों के बारे में बात करने में, है ना? अच्छा, मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है ये मीडिया का कैसा रोल रहा है इस बॉडी शेमिंग को मजीद सपोर्ट करने में? हम बचपन से ड्रामे देख रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट्स मीडिया एक बहुत परफेक्ट पिक्चर पोर्ट्रे करता है। लाइफ इज नॉट दैट परफेक्ट, लाइफ हैज सम इश्यूज, सम प्रॉब्लम्स दैट वी हैव टू डील विद। तो प्रॉब्लम्स को कैसे डील करना है ये तो हमें कोई नहीं बता रहा। प्रॉब्लम्स तो है ही नहीं ना लाइफ में। अकॉर्डिंग टू मीडिया एवरीथिंग इज परफेक्ट, सब चीज़ें पिक्चर परफेक्ट है। तो इसी तरह की लाइफ और बच्चों को भी चाहिए। लाइक अगर क्लास में हमारे यहाँ बच्चे होते हैं तो दे थिंक कि एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट, हर बच्चा हर परफेक्शन होनी चाहिए। अगर वो किसी फील्ड में एक्सेल नहीं कर रहा या उसकी स्पोकन अच्छी नहीं है या फिर वो किसी सब्जेक्ट में अच्छा नहीं है तो डजेंट मैटर। वो हो सकता है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छा नहीं हो लेकिन उसकी बहुत सारी अच्छी उसकी इंडिविजुअलिटी है उसकी, और बहुत सारी अदर स्किल्स हैं जिसमें वो बेहतर होगा, जिसमें वो अच्छा होगा। वो हम नहीं ढूंढेंगे, हम सिर्फ उसकी महरूमी पर बात करेंगे। हम उसको हेल्प आउट नहीं करेंगे कि किस तरीके से उसके साथ एक पीयर वर्क करके उसको हेल्प आउट करें, उसकी प्रॉब्लम से किस तरह से वो बाहर निकले, रादर देन वी आइसोलेट देम। और इतना उसको आइसोलेट कर देते हैं कि उसके माइंड के ऊपर कितना बैड इम्पैक्ट आ गया है उनकी ये सब करने की वजह से कि वो स्कूल नहीं आना चाह रहा। वो बच्चा, सही बात, वो स्कूल नहीं आना चाहता, वो मज़ीद पढ़ना नहीं चाह रहा, वो किसी ऐसे फेज में चला गया है कि बजाय कि वो स्किल्स को लर्न करे, सीखे, वो मतलब वो डाइवर्ट हो गया है, नेगेटिविटी में डाइवर्ट हो गया है, वो बैड एस्पेक्ट्स में, वो रॉन्ग पाथ पे चला गया है। इंस्टेड ऑफ उसका फोकस आगे बढ़ने पे होना चाहिए, जो न्यू स्किल सीखने पे होना चाहिए, उसका वो फोकस नहीं है।
क्योंकि उसको कंटिन्यूसली लेबल किया ना, लेबल किया है, बिल्कुल वो उसी लेबल को वो सोच रहा है मुस्तकिल। लाइक आई हैव अ फ्रेंड, वो ओवरवेट है, तो अच्छा राइट नाउ देयर आर फ्यू ब्रांड्स जिन्होंने ओवरवेट की मॉडल्स और ये सब भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, बॉडी पॉजिटिविटी मूवमेंट स्टार्ट किया ना, दे आर डूइंग, बट स्टिल देयर आर पीपल कि वो अपने वो क्लोथ्स वेयर करके वो नहीं देखना चाहते कि लोग क्या कहेंगे। एक और बात ये कि जो बॉडी पॉजिटिविटी मूवमेंट्स हैं, अगर आप सोशल मीडिया पे देखें, जब प्लस साइज मॉडल कुछ पहनी होती है, नीचे बहुत सारे लाफ्टर इमोजीज होता है, या ये लिखा होता है कि ये पहनने की क्या ज़रूरत थी। तो शायद एक कोई 100 साल चाहिए हमारे दिमाग, हाँ तुम पे अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा एक बात खुलूद, मैं आपकी तरफ आऊँगी, बॉडी पॉजिटिविटी मूवमेंट की बात कर रहे हैं, जिस तरह ट्रांसजेंडर्स या इंटरसेक्स लोगों को भी अब इंक्लूड कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें सिर्फ फ़ोटो आप के तौर पे हो रही हैं। हम हकीकतन जो माइंड सेट पे काम करना था वो नहीं, मतलब एक सोचो वो नहीं होता कॉस्मेटिक कि आपने किसी को लिया, 4 कपड़े पहना दिए और बाद में आप मैनिकिन आपके पतले दुबले, एक्सेल साइज नहीं मिलता। आपका क्या ख्याल है? I feel I strongly believe that everyone is looking out for validation, I would say. मोटा हो, पतला हो, छोटा हो, लंबा हो। जब आप मीडिया पे किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे भी किसी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा लाते हैं तो आप वैलिडेशन ही मांग रहे हैं ना। आप कहते हैं कि आप पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कर आप उसको इंक्लूसिव कर रहे हैं, चाहे वो मोटा है, छोटा है, पतला है, बट नो, आई मीन आई फील दैट दिस सोशल मीडियाज के थ्रू जिस तरह ये हो रहा है सबको, दिस इज ऑल प्योर मार्केटिंग फॉर देयर ओन बेनिफिट। दैट इज सो ट्रू। सो दिस इज नॉट working out for the core, because it's not helping anyone. See, it is not helping anyone, so it is for their own good, for what they want to sell, and वो लोगों को use कर रहे हैं और लोग, मगर this is not actually enabling them and showing as if they're enabling them, but it's not enabling them. I would say कि देखें, कोई भी, हर इंसान कोई भी चीज़ perfect नहीं है दुनिया में, और ये इम्परफेक्शन ही ब्यूटी है जिंदगी की। That is true, that is true. ठीक है ना, जिंदगी परफेक्ट है ना इंसान परफेक्ट है। हम प्रॉब्लम्स को, जैसे इन्होंने बोला, हम प्रॉब्लम्स को दिखा तो देते हैं, ड्रामों में दिखा देते चीज़ों, उसका बेहतरीन हल नहीं बताते। सही है। आई फील व्हेन पीपल कम टू मी इन डिफरेंट वेज, फिटनेस हो, मेडिसिन हो, उनसे जब बातचीत होती है, बिकॉज माइंड ओवर मैटर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आप किसी का ट्रीटमेंट किसी भी तरीके से आप किसी को फिट नहीं कर सकते उनके लेवल पे जब तक उनका दिमागी तौर पे मुझसे अलाइनमेंट नहीं हो। वेरी ट्रू। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कम्स जब आप किसी को बोलें, उसकी कोई बेहतरीन चीज़ आप पिक कर लें, आप बंदे को समझें और उसको उस बात पे आप उसको सराहें कि भाई ये आपके अंदर बड़ी अच्छी क्वालिटी है। हर इंसान में होती है कोई ना कोई क्वालिटी। पहले आप उसको उस लेवल पे लाएं कि वो खुश हो कि हाँ मेरे अंदर कोई क्वालिटी है। जैसे आपने बोला, यू नो, कोई गिटार बनाता हो, कोई बहुत अच्छा लिखता होगा, कोई बहुत पढ़ने में माहिर होगा, किताबें पढ़ता होगा, पढ़ती होगी, कोई खेल कूद में होगा, बड़ों में भी और बहुत से माहिर होते, कोई निटिंग करती होंगी खातून एल्डर एज में, उनको अपना ये जवानी याद होगी कि मैं सिलाई करती थी, मैं कढ़ाई करती थी। हर किसी में कोई ना कोई खूबी होती है और यही पूरी दुनिया को खूबसूरत आप जब उस खूबी को उसके सामने ला के बड़ा बनाएंगे, फिर जो उनकी छोटी मोटी खामियां हैं जो कि इनको एक्चुअली उनकी हेल्थ को या उनकी मेंटल स्टेट को अफेक्ट करे, फिर आप उसको एड्रेस करेंगे तो वो आपकी सुनेगा भी ना। यू हैव टू फर्स्ट टर्न देयर फेसेस टुवर्ड्स यू, कि वो आपकी सुने, वो आपको अपना जाने, फिर आप उनको बताएं। आप अगर पहली शुरू में आके उनको बताना शुरू कर देंगे, दैट इज गोइंग टू बी सो डिक्टेटिंग, नो वन इज गोइंग टू लिसन टू यू। आपके अपने बच्चे नहीं सुनेंगे। मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, क्यों नहीं होती सब में खामियां? तो मेरी बेटी है, मैं फिटनेस ट्रेनर हूँ, माइट नॉट बी दैट आई वुड वांट टू सी, बट यू नो उसमें इतनी और खूबियाँ हैं कि मैं उसे कहती हूँ कि ठीक है, शी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज गुड फॉर हेल्थ। मे बी यू नो वो नहीं होगी, हर कोई कंपैरिजन करता है, आपकी भी बेटी का कंपैरिजन होता होगा, तो कोई जरूरत नहीं है उस कंपैरिजन की। वो है इंडिविजुअल, मैं हूँ, मेरी कुछ चीजें या अपनी वालिद कुछ चीज़ें, अपनी दादी की, नानी की, खालाओं की, इतना ख़ानदान है, कुछ चीज़ें हर इंसान से पिक करेगा, वो एक नया इंसान बन के निकलेगा। अगर हम सब बराबर एक जैसे होंगे तो दुनिया में हम सब एक जैसे ना लगे। सही बात है। So you have your own Pandora box. This is how I believe. I take everything for someone, from someone, I put it in my box and I become different.
एंड एवरी टाइम आई एम इवॉल्व। और आप अपनी इंडिविजुअलिटी को एम्ब्रेस करें। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया का जो गलत रोल है, हम कोई कमेडियन बनाते हैं तो एक मोटे से छोटे से कद का डार्क स्किन बंदा लेते हैं, अब उसको हमने साइड किक बना दिया, अब वो बेवकूफ़ी की बात नहीं कर रहे हैं। तो हम अब क्या हो गया, अ फ्रेंड ऑफ माइन, ही इज़ ओबीस, very intelligent guy working on a very senior position on some important इदारा पाकिस्तान का। He says कि माविश मैं एक्स्ट्रा एफर्ट डालता हूँ टू लुक सीरियस एंड टॉक सेंस। वाई? बिकॉज लोग मुझसे खामखा जोक्स क्रैक करने की कोशिश करते हैं। मोटा आदमी है तो मोटे आदमी को हम फ़नी समझते हैं, इसी तरह कोई डार्क स्किन होता है तो हम इग्नोर कर देते हैं और हमें खूबसूरत शख्स के पीछे जाते हैं। तो मीडिया ने बहुत हेल्प किया इस बात को मज़ीद मतलब डिस्टॉर्ट किया हमारा इमेज, क्योंकि हम कभी कोई छोटे लेवल की खातून, गरीब लड़की दिखानी है तो उसको डार्क दिखा दो, फ़नी दिखाना है तो मोटा दिखा दो, और अगर अमीर पढ़ी लिखी और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड दिखाना है तो वो हसीन होगी, गोरी भी होगी। हर कोई बेहतर दिखना चाहता है। तो उनके अगर आप इंटरनेशनल जैसे हम नेटफ्लिक्स पे सीजन्स देखते हैं, हॉलीवुड की फिल्म देखते हैं, उसमें मोटा दुबला पतला काला कुछ नहीं होता, एक कैरेक्टर होता है और वो अच्छा, अनलेस कि कोई कॉमेडी मूवी है। तो मुझे बताएं, एज एन एजुकेटर, बच्चे यही देखते हुए बड़े हो रहे हैं, बच्चे इसी तरह की डिज्नी प्रिंसेसेस को देखते हैं। एज एन एजुकेटर ये क्या जिम्मेदारी है, क्योंकि आप पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी करती हैं, तो एज एन एजुकेटर तो आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बच्चे दे वर्शिप देयर टीचर्स। तो आप बाकी एजुकेटर्स को कोई ऐसा पैगाम देना चाहेंगी जो कि हेल्प करेगा बच्चों को अपने आप को एक्सेप्ट करने में? सबसे पहले यही कहना चाहूँगी कि एजुकेशनिस्ट को मॉडल करना है। जिस तरह की टोन वो सेट करेंगी, जिस तरह की लैंग्वेज वो यूज़ करेंगी, एंड इट शुड बी डन एवरी डे। ऐसा नहीं है कि बस एक दिन गई और बहुत अच्छी बातें बोली, बहुत अच्छे वर्ड्स बोले और आपने नेक्स्ट डे से आपकी वही टोन है, वही लहजा है और वही चीज़ें वो घर पे भी सुन रहे हैं बच्चे, आपको भी सुन रहे हैं और वही वो फॉलो भी कर रहे हैं और वही एक दूसरे से भी उसी तरह की बातें कर रहे हैं। तो द थिंग यू आर गोइंग टू मॉडल दैट आई एम इनफ फॉर माई सेल्फ, I am myself. We have to be ourselves. We don't have to, you know, कि किसी को देखा बस उसी को फॉलो करना शुरू कर दिया विदाउट इवन थिंकिंग कि वो सही कर रहा था या वो गलत कर रहा था। तो एज एन एजुकेशनिस्ट हमारा बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए हमारी वर्डिंग्स पे। जिस तरह के वर्डिंग्स हम यूज़ करेंगे, बच्चे एग्जैक्टली बच्चे डिट्टो कॉपी करते हैं हमें, और उसी तरह की वर्डिंग्स वो एक दूसरे को बोलते हैं। आप आके उनको आज बुरा बोले, वो वही जाके घर पे आपको एक्ट करेंगे, दे आर गोइंग टू प्रिटेंड एज अ टीचर, वो बन के वही सेम बातें वो घर पे बोलेंगे। तो ऑब्वियसली देखें स्कूल में तो बच्चे 20 to 30% होते हैं। मेरी रिक्वेस्ट होगी पेरेंट्स से स्पेशली कि वो अपने बच्चों से इतना अच्छा रेपो डेवलप करें, अपने बच्चों को इतना ज़्यादा, जब उनका अच्छा रेपो होगा तो कोई और अगर फैमिली मेम्बर लाइक कज़न्स या जो दूसरे लोग होंगे वो कुछ भी बोलेंगे तो उतना बुरा इम्पैक्ट नहीं आएगा कि जितना कि फैमिली मेम्बर्स ही जब सब कुछ बुरा बोल रहे हैं। अगर मेरे 3 बच्चे हैं और तीनों में हमेशा कंपैरिजन हो रहा है कि एक मोटा है, एक पतला है, एक की ये डिसेबिलिटी है, एक की ये डिसेबिलिटी है, इन चीज़ों से हमने बच्चों को ना आइसोलेशन में डाल दिया है कि अच्छा एबिलिटीज़ नहीं बता रहे, अप्रिसिएशन नहीं है, कोई मॉडलिंग नहीं है हमारी कि हम बच्चों को अच्छी बातें, मतलब वो डेली उनकी जो लैंग्वेज है उनकी लैंग्वेज में इनकलकेट हो गया है। वो लो सेल्फ स्टीम, सेल्फ क्रिटिकल, वो हर वक्त अपने आप को वही बातें बोल रहे हैं, अपने आप को बोल रहे हैं, अपने सिबलिंग्स को बोल रहे हैं, क्योंकि वो पेरेंट्स ने वो चीज़ें उनके माइंड के अंदर इंस्टिल कर दी हैं। वो हैबिचुअल है, दे आर हैबिचुअल ऑफ स्पीकिंग, और वो उन्हीं वर्डिंग्स जो एफर्मेशंस हैं, जो बैड एफर्मेशंस हैं जो उनको नहीं बोलनी चाहिए, वो हैबिचुअल हो गए वो बोलने के लिए। तो ये चीज़ें माइंड में इतनी ज़्यादा इंस्टिल हो गई हैं। तो एज एन एजुकेशनिस्ट हम 20-30% स्कूल में देखते हैं बच्चों को, और उसके अलावा जब पेरेंट्स के पास जो बच्चे हैं, जाहिर है उनके पास जब घर में आ जाते हैं तो अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ओनरशिप लें अपने बच्चों को, किस तरीके से उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर वो फोकस करें, रादर देन कि आपने अच्छा तो सब कुछ दे दिया, उनकी ख्वाहिशात तो आप सब पूरी कर रहे हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ पे उसके क्या इम्पैक्ट आया हुआ है, वो क्यों इस तरह का बिहेवियर है, इस पे हम बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे अपने बच्चों से। थैंक यू सो मच। खलूद, कुछ कंक्लूडिंग कोई टू सम दिस कॉन्वर्सेशन आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं बस ये कहना सभी नाजरीन से, मैं ये कहना चाहूँगी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप किसी की ज़िंदगी में कोई चेंज लाना चाहते हैं तो सबसे पहले उनकी जो खूबी है वो उनके सामने रखें, ताकि वो आपकी बात सुने। फिर जो उनकी कमी बेशी है वो उनके सामने रखें, ताकि वो भी आपकी बात सुने।
बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच, आप दोनों का शुक्रिया। इतना ये ज़रूरी टॉपिक है, मुझे लगता है इस पर बार बार बात हो तो ज़्यादा अच्छा है। जिस तरह आपने कहा ना, एक दफ़ा बच्चे को अप्रिशिएट ना करें, ये नहीं कि आपने एक दिन कर लिया बाकी नहीं किया। इसी तरह इन सर्टन टॉपिक्स पे हमें बार बार रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत है। और अगर आपको अल्लाह ताला ने मौका, जैसे आप एक डॉक्टर हैं, ट्रेनर हैं, पीपल लुक अप टू यू, इसी तरह एजुकेशनिस्ट, तो मैं कहती हूँ इतना इम्पैक्ट होता है उनकी हर बात का, तो डू नॉट लेट एनी चांस गो कि जहाँ पे आप किसी की ज़िंदगी में एक कोई अच्छी पॉजिटिविटी को ऐड कर सकें। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड ऑल दीज इनपुट्स। हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम जाएंगे शेफ साइमा के किचन में और जानेंगे जो बेगुन बैगन हैं उनको गुन वाले साइमा ने कैसे बनाया, और चखेंगे भी ज़रूर। तो मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैं मौजूद हूँ शेफ़ साइमा के किचन में, और हमारे जो बैगन हैं वो काफ़ी हद तक तैयार हैं। उनकी असम्बली लेकिन आपके सामने होगी, और हम साइमा से कुछ और भी छोटी मोटी टोटके सुनेंगे। तो जनाब साइम तो जनाब आली, बगैर कहते हैं ना, विदाउट एनी फर्दर डिले, आप बताइए कि हम कहाँ तक पहुँचे। मैंने यहाँ पे फ्राइंग कंप्लीट कर ली अपनी, दही बैगन के चिप्स बन गए। जी बिल्कुल। और ये बेचारे ज़रा ना यहाँ पे थोड़ी हवा ज़्यादा ठंडी है तो वो बेचारे से सुकड़ से भी गए थोड़े से। नहीं, अभी हमने बॉडी शेमिंग पे बात किया। आप कहें बैगन बहुत खूबसूरत है, बैगन बहुत हेल्दी नज़र आ रहे हैं जैसे कि इस वक्त बहुत हेल्दी नज़र आ रहा है। और ये मसाला तो हमने उसी वक्त रेडी कर लिया था आप लोगों के सामने। तो अब हम पहले लेयरिंग करते हैं और फिर साथ साथ। अच्छा, लेकिन पहले एक क्विक सवाल, कभी आपने बॉडी शेमिंग भुगती है? बहुत दफ़ा, बचपन से भुगतती भी आ रही हूँ। तो क्या चीज़ है जो आपने सबसे ज़्यादा अपने बारे में सुनी? वही के वज़न है भी। हाँ, वज़न का सबसे ज़्यादा मैंने हमेशा, यानी मैं बचपन से ही इसी चीज़ पे टॉर्चर होती हुई आई। अपनी फैमिली में भी कज़न्स वगैरह भी जो है काफ़ी वो करते थे बॉडी शेमिंग, बट अब तो जाके। और फिर क्या हुआ कि आपके हर, जब आप कपड़े भी पिक करती होंगी तो आपके जहन में अपना वजन आता होगा, आप कोई काम करती होंगी तो ऐसा होता था? हाँ, माविश ये बिल्कुल होता है। कहते हैं कि आपकी सबकॉन्शियस की आवाज़ बन जाती है, जो आवाज़ें आप सुनते हुए बड़े क्योंकि आप यही जो आप वाली बात ना, कि एक चीज़ हमेशा मेरे बैक ऑफ माइंड चलती रही। स्टिल कभी कभार ये चीज़ आड़े आ जाती है, मगर अब ये है कि बहुत हद तक आप अपने ऊपर कंट्रोल कर चुके होते हैं। तो और फिर वही वाली बात है, अब लोग भी आपको दूसरी नज़र से देख रहे होते हैं, समझ आने लग जाता है कि ये चीज़, वो लोग भी तो बड़े हो गए ना इस चीज़ के साथ। ऐसे नहीं, जिनमें ये आदत है, अक्सर बहुत बुजुर्ग लोग भी होते हैं जो फटाक से जो है वो कहते हैं ओए काले, बहुत काले हो गए हो, बहुत छोटे हो गए हैं ना। हाँ, ये हमारा मुझे लगता है नॉर्म बन गया। यानी हम लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी इस बात को बोलते हुए सोच नहीं रहे होते हैं, या जाने या अनजाने में कहते हैं। शायद हमारी अपनी तरबियत उस तरह की नहीं होती। मैं एक छोटी सी बात आपको बताती हूँ। मैंने जैसे भी जिक्र भी किया था ना कि मैं डॉटर्स, दे हैव देयर ओन ब्यूटीफुल स्किन टोन, मगर वो बहुत ज़्यादा गोरी चिट्टी नहीं है। तो मुझे याद है व्हेन द एल्डेस्ट वाज 6 और छोटी वाली 4 साल की थी, तो हमारे यहाँ, और दुबली पतली बच्ची हैं, मोटी भी नहीं है, तो हमारे यहाँ कोई रिश्तेदार आए और उन्होंने बच्चों के सामने कहा, भाई तुम लोगों को क्या हो गया, लग रहा है इथियोपिया से आए हुए हो। माई एल्डेस्ट स्टिल हेट्स दैट पर्सन, उसको वो पसंद नहीं है वो साहब। और उसने कहा कि, और वो ये कहना क्या चाह रहे थे कि इथियोपियन बच्चे बदसूरत होते हैं। तो ये हमारे है ना, ये तो अफ्रीकी लगता है, अफ्रीका में बहुत खूबसूरती है। तो खुदारा बच्चों को रंग पे, बच्चों को हाइट पे, बच्चों को वजन पे कमेंट करना छोड़ दीजिए। आपके इस कमेंट से पता है आपका अपना नुकसान है। बच्चे आपकी कभी दोबारा इज्जत नहीं करते, और फिर बाद में बोलते हैं बच्चे सलाम नहीं करते। हमारे एक और कॉम्प्लेक्स है, उसने मुझे सलाम नहीं किया, भाई वो भाग रहा है आपसे, आप जैसे। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही आप कह रही हैं। तो जनाब आली, अब हम बैगनों तक बिल्कुल वापस आते हैं। वापस आ रहे हैं मैविश, और मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगी, पहले मैं इसकी ज़रा एक लेयर ये दिखा दूँ कि हमने इसको कैसे फैलाना है नीचे भी इस तरीके से, ठीक है ना। और माविश, वैसे बैगनों से आप जितना भी भाग रहे हो, ठीक है, जैसे कि आप उन लोगों से भागते हैं, हाँ, जैसे भी भाग रहे हो, बेनिफिट्स जो इसके बैगनों के जो बेनिफिट्स हैं, आप उससे जो है मुंह नहीं मोड़ सकते। जी बिल्कुल। वो क्या है बताइए। अच्छा जी, सबसे पहली बात तो ये कि बैगन, अब हम लेयर्स लगाना शुरू करें, ठीक है। बैगन जो हैं हमारी जो हेल्थ है, हार्ट हेल्थ को बहुत इम्प्रूव करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को हमारे जो है लोअर साइड पे रखते हैं। और जो लोग थोड़ा सा ना आगे कर लें, अच्छा, ताकि ये कैमरा में नज़र आ सके। ठीक है, देखें आप, नज़र आ रहा है कैमरे में,
अब देखिए ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ, हार्ट हेल्थ को बहुत इम्प्रूव करते हैं जी। जो लोग वेट लॉस जर्नी में होते हैं वो अपनी डाइट में बैगनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है बैगन ब्लड शुगर को ब्लड में एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत स्लो प्रोसेस कर देता है, यानी ब्लड शुगर के लेवल को तो डायबिटीज जिनको है, जो डायबिटिक हैं वो बैगनों का इस्तेमाल खुलकर कर सकते हैं। तो ये ब्लड शुगर जो आपकी है ना उसके प्रोसेस को स्लो डाउन करता है, रेगुलेट करता है, नीचे टुवर्ड्स लोअर साइड पे रखता है। बैगन की मैं बात करूँ, कम करता है, बढ़ने नहीं देता। तो वो लोग जो डायबिटिक हैं वो इसको अपनी ग़िज़ा में शामिल कर सकते हैं। फिर जो लोग बैगन खाते हैं उनकी स्किन बहुत अच्छी रहती है, ये आपके हेयर ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा है जी। ये तो खाने की वजह से स्किन अच्छी रहती है, स्पेशली जो हमारे यंग बच्चे हैं जिनको होता है कि भाई पिंपल्स हैं या ब्लेमिशेस उनके आ रहे हैं, तो अगर वो बैगनों का इस्तेमाल रखेंगे तो उससे उनको वो कंट्रोल में रहेंगे, स्किन क्लियर होगी। स्किन के बहुत फ़ायदे हैं। इसके अलावा अगर आप बैगनों का मास्क लगाएं बनाकर, जैसे बैगनों को हम दही के साथ, आपने एक बैगन लिया, ये मास्क जो बन रहा है आपका, ये तो हम खाएंगे खाने के अलावा, एक मिनट मैं पहले ज़रा से एक लेयर लगा लूँ माविश, फिर हम आप जब तक मैं कोई ब्यूटी टिप दूं? आप कोई ब्यूटी टिप दें अगर आपको पता है बैगन के हिसाब से, और बैगन के हिसाब से नहीं तो केले के हिसाब से दे दीजिए। आज बहुत सारे केले के भी बेनिफिट्स यहाँ डिस्कस हो रहे थे। क्या एक ट्रेनर हूँ तो मैं इस तरह की बातें करती हूँ, आप खुश तो सब खुश। और मैं बताऊँ, मैंने अपने बच्चों को बचपन से एक बात रटाई है कि हैप्पीएस्ट पीपल आर द मोस्ट ब्यूटीफुल वंस। तो इफ़ यू आर हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, आपकी शक्ल ग्लो करती है, आप लोगों को अच्छे लगते हैं। एक और बात, कितना भी खूबसूरत शख्स हो, जब वो मुंह खोलता है और अगर उससे हमसे बदतमीजी से बात की या रूड है, वो उसकी शक्ल, उसकी हरी आंखें में जहर लगती हैं। और कितनी भी आम सी शक्ल हो, अगर वो हमें रिस्पेक्ट देता है, हम उसके साथ हमारी दोस्ती होती है, वो दुनिया का सबसे खूबसूरत शख्स होता है। तो एट द एंड ऑफ द डे आपका बिहेवियर कैसा है लोगों के साथ, वो आपको खूबसूरत या बदसूरत बनाता है। तो ये तमाम ब्यूटी टिप्स अपनी जगह, प्लीज़ अपना बिहेवियर हर इंसान के साथ अच्छा रखें, क्योंकि आप तो चले जाएंगे दुनिया से, लोग याद रख जाएंगे कि यार जान छूटी, अच्छा वो चला गया, या ये सोचेंगे कि क्या आदमी था, मेरी मुलाकात हुई और क्या आदमी था। हाँ बिल्कुल महविश, आप सही कह रहे हैं। मेरा लेक्चर ख़त्म हुआ, आप बताएं, ब्यूटी टिप दे रही थी आप? जी, मैं ब्यूटी टिप दे रही थी। मैं ये बताना चाह रही थी कि अगर आप बैगन के एक स्लाइस को काट के उसको, जो हमारे पास रेगुलर दही मिलता है, उसके साथ आप पेस्ट बना लें, ठीक है। पेस्ट बना के आप उसको पूरे मास्क को लगा लें फेस पे 15 to 20 मिनट्स, और फिर आप अपना फेस धो लें। तो इससे आपकी स्किन ग्लो भी होती है, प्लस बैगन जो है एंटी एजिंग के प्रोसेस को स्लो करता है, स्लो डाउन करता है। ये जी, टिप तो हम लोगों के लिए जी, ये वैसे कुछ दिन अपनी उम्र रोक ले। बिल्कुल माविश, तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि एंटी एजिंग पे कान खड़े हो जाते हैं सबके, एंटी एजिंग कान खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल, तो वो लोग जो बैगन नहीं खा रहे हैं वो बैगनों का इस्तेमाल करें। कुछ अर्से आप और जवान दिखना चाहते हैं तो हाँ बिल्कुल, फेस पे लगा लीजिए। तो एंटी एजिंग। इसके अलावा एक और इसकी वो है कि आपने बैगन का जो है ना जूस निकाल लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया उसको, और फिर आपने उसको हनी, और हनी के साथ साथ ही एलोवेरा का जूस, ठीक है, उसके साथ में मिक्स करके आप लगाएं, तो आपके ये जो पिंपल्स वगैरह हैं जो लोगों की स्किन पे हो जाते हैं, यंग एज के जो बच्चे होते हैं उनके भी काफ़ी ज़्यादा हो रहे होते हैं, एक्नी जो हो जाती है, तो ये उसमें बहुत फ़ायदा देता है। लेकिन शर्त ये है कि आप इसको ट्वाइस अ वीक यूज़ करें इस मास्क को। और कोई भी चीज़ जब आप स्किन इम्प्रूव नहीं हो जाती, जी बिल्कुल, कोई भी चीज़ उस वक्त तक, माविश वहाँ देखें टिश्यू पेपर मुझे ज़रा प्लीज़ बढ़ा दें नीचे से। अच्छा जी। कोई भी रिज़ल्ट, किसी भी चीज़ का रिज़ल्ट उस वक्त तक नहीं आता है जब तक कि आप उसको क्या कहना चाहिए, रेगुलरली, जी बिल्कुल, बाकायदगी से हम ना इस्तेमाल कर लें। ये कुछ चंद फ़ायदे थे जो मैंने सोचा कि डिस्कस भी करूं, ताकि बैगनों का जो एक बुरा इम्पैक्ट लगते हैं वो अच्छे लगना शुरू हो जाए। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन
फिर मैं कहना चाहूँगी कि ये डिश अच्छी है, ट्राई करें ज़रूर। मैं तो बिल्कुल ट्राई करूँगी। हमारे यहाँ बनता है मगर मैं नहीं बनाती, मगर अब मैं बना के सबको इम्प्रेस करूँगी। हमेशा यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है मैं बघार के लिए। यही रखना है ये आपको, यहाँ रख दीजिए प्लीज़। और जब ज़रा सा इसमें खुशबू आने लगेगी तो हम, पता है साइमा, जी बताइए। मैंने वो बनाया था ना चाउमीन, तो मेरी बड़ी वाली औलाद ने कमेंट दिया कि ओह थैंक गॉड यू आर डूइंग शो विद साइमा आंटी, एटलीस्ट अब हमें अच्छे खाने थैंक यू सो मच भाई, ये कितनी बड़ी बात होती है। तो मेरे बच्चे बहुत खुश बातों को नोट करते हैं हमारे। हाँ, उसने कहा वन थिंग गुड व्हिच इज हैपनिंग टू यू। हाँ, आंटी के साथ रोज सेगमेंट करके कि अब आपने जो है वो इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया किचन में। नहीं, होना भी चाहिए ना। देखें आप बनाएंगी ना, वो बच्चे भी ऑटोमेटिकली नहीं मिलता साइमा। मैंने आज सुबह ही तो आपको अपना स्केड्यूल बताया। सही, आप सही कह रही हैं, बिल्कुल। हम क्या कहते हैं, मौशी चक्की में पिस रहे हैं हम। अच्छा माविश, यहाँ पे मैंने जो है ना 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 3 से 4 हरी लाल मिर्चें, साबुत लाल मिर्च और कड़ी पत्ता ले लिया है। और अब हम इसको बहुत ज़्यादा देर तक नहीं वो करेंगे, बस हल्का सा। हाँ, चाहिए होगा माविश, आप अपना वो बचाएं, कपड़े आज ये बहुत स्प्लटर भी कर रहा था। थोड़ा सा ऑयल आई थिंक मैं शायद और डालना चाहिए। अच्छा, मुझे बढ़ा दिया पीछे। थोड़ा आपने तो आपका ही तो किया धरा है, मैं अपने कपड़े में। बस ये हो गया, डन है, डन है। जबरदस्त। ऐसे आपने इस पे बघार लगाना है। अच्छा, हमारी अम्मी पता है क्या करती हैं, नॉर्मल भी घर में जो रायता बनता है बघार वाला ही बनता है। हाँ, बहुत सारे लोग बनाते हैं। और वो हल्दी लाल मिर्च नमक डाल के फेंकती हैं। हाँ। हल्दी लाल मिर्च ऊपर रखती हैं और उस पे ये कड़ी पत्ता, गोल मिर्च और जीरे का बहुत अच्छा कलर आता है। वो कलर भी, टेस्ट भी बहुत मजेदार होता है उस बघारे दही का। ये देखें, हमारी बहुत बेहतरीन सी डिश तैयार है। जबरदस्त। और अगर आप लोग इसको फ्रिज में रख के थोड़ी देर ठंडा करके खाएंगे, सही, थोड़ी देर ठंडा करके खाएंगे तो ये बहुत अच्छा टेस्ट देगा। ठीक है। और माविश, आप लोग भी घर में ट्राई करें, बिल्कुल ट्राई करें। हमें फीडबैक पे हमारे एच नाउ के चैनल को सब्सक्राइब करें और वहाँ पे फीडबैक दें। कोई भी रेसिपी आप लोग सीखना चाह रहे हैं या कोई रेसिपी आप लोगों ने बनाई हो तो उसका फीडबैक हमें वहाँ ज़रूर दें। सुन लिया आपने क्या कह रही हैं? तो अब हम बनाना शर्त है। हाँ, अब हम प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। एक चीज़ माविश, सॉरी नहीं, सॉरी की कोई बात मैंने सोचा एक मैसेज दे दूं अपने नाजरीन को। और आज से जो लोग बैगन नहीं खाते, मेरी फैमिली में भी बहुत सारे लोग हैं, अगर वो देख रहे होंगे तो उनको समझ आ जाएगा। तो खाली बैठ के बैगनों से एहतजाज ना करें, बैगनों का इसको बनाएं, ट्राई करें, खाएं और फिर बताएं आपको कैसी लगी। बिल्कुल। और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत अच्छी सी रेसिपी बनी होती है तो वही चीज़ जो आपको पहले पसंद नहीं होती वो उस अच्छी रेसिपी के बाद अच्छी लगने लगती है। तो जनाब आली, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। हमेशा की तरह वक्त कहाँ उड़ा और कैसे निकला पता ही नहीं चला। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कल, मेहमान भी बड़े ख़ास हैं और साइमा इतनी कोई मज़ेदार चीज़ कल बनाने वाली है, मेरी फेवरेट चीज़ है। और अब आई कांट वेट कि मैं कल आऊँ दोबारा और साइमा के मज़ेदार से खाने चखूँ। आपने अपना ख्याल रखना है, अपने बच्चों का ख्याल रखना है। और अगर आप वो शख्स हैं जो कहते हैं कि ओए मोटे, ओए पतले, ओ दुबली हो गई, और हैंगर पे कपड़े लटके, खुदारा बंद कर दीजिए। किसी को आप अच्छे नहीं लग रहे हैं। उसको पता है जो मोटा हो रहा है उसे भी पता है, जो दुबला हो रहा है उसे भी पता है। उसको आपके कॉमेंट्री की ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ दूसरों पे एहसान कीजिए और अपनी ज़बान कम कम खोला करें। बात करें तो अच्छी करें, वरना खामोश रहें। कल फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।